महत्वपूर्ण सफलता, बुनियादी क्षमताओं का विकास गौण था। जीवन स्तर में छलांग लगाकर उच्च श्रेणी के सर्वोच्च जीवन स्तर तक पहुंचना ही कुंजी थी। इसका अर्थ था कि साधक का उच्च आयामी जीवन मूल आदि अराजकता तारे के उच्चतम स्तर तक आगे बढ़ गया था तथा उसने सभी उच्च आयामी स्वर्गीयताओं को सैद्धांतिक सीमा तक समझ लिया था। उत्तम क्षेत्र, बिना किसी प्रतिबंध के वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। दिव्य वस्तु का स्वर्गीय पथ, पूर्णता क्षेत्र, पूर्ण क्षेत्र। दिव्य ऊर्जा का स्वर्गीय पथ, पूर्णता क्षेत्र, परिपूर्ण क्षेत्र। ईश्वरीय इच्छा, पूर्णता क्षेत्र, पूर्ण क्षेत्र। ... सेबर का स्वर्गीय दाव, पूर्णता क्षेत्र, परिपूर्ण क्षेत्र। विस्मय प्रेरक लगातार 12 आरोहण, प्रत्येक प्रविष्टि के लिए कम से कम 10 आदिम अंक, अधिकतम 50 आदिम अंक। एक ही सांस में सर्वोत्तम सीमा तक का बोध। ये उच्च आयामी स्वर्गीय दाव, दोनों क्षमताएं और आधार अराजकता चरम पथों में अपरिहार्य कुंजी थे। इसी प्रकार स्वर्गीय दाव के बारे में उनकी अपनी समझ तथा आदिम ब्रह्मांडीय सागर के बारे में उनकी धारणा भी काफी उन्नत हुई। ऐसा लग रहा था मानो उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया हो तथा उन्हें व्यापक एवं एकीकृत स्वसहायता मिल रही हो। वह धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि 8 अदृश्य आदिम नियम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं तथा हर चीज पर सर्वोच्च शासन कर रहे हैं। प्रत्येक उच्च आयामी स्वर्गीय दाव इन नियमों के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। परिपूर्ण क्षेत्र को समझना आदिम नियमों के हिमखंड की दहलीज को छूने जैसा था। अराजकता के प्रत्येक चरम पथ इन 8 आदिम नियमों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न से उच्च तक पूर्णतया भिन्न 8 असीम मुख्य अनुक्रम, वांग ये ने खुद से कहा। यह कोई और नहीं बल्कि डोंशी दिव्य मोती है जो आदिम नियमों को नियंत्रित करता है। प्रत्येक असीम मुख्य अनुक्रम एक आदिम नियम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक ऐसे मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो आदिम ब्रह्मांडीय सागर की चरम सीमाओं तक पहुंच सकता है। यद्यपि वह सटीक रास्तों को नहीं जानता था, फिर भी पूर्ण क्षेत्र की प्रत्येक प्राप्ति के साथ वह पहले से ही उन पर कदम रख चुका था। मेरी वर्तमान क्षेत्र समझ मूलतः अराजकता दैवीय के स्तर तक पहुंच गई है, वांग ये अपने परिवर्तन को महसूस कर सकता था। प्रत्येक कैस दिव्य ने कम से कम एक परफेक्ट रियल उच्च आयामी स्वर्गीय दाव को समझ लिया है और इसी प्रकार आदिम नियमों की संगत धारणा रखते हैं। इसके बाद वह अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने की नहीं बल्कि अपने ज्ञान ढांचे को बढ़ाने की जल्दी में था, विशेष रूप से साधना के संदर्भ में। बड़े चित्र को जानना, विस्तार से संदर्भ तैयार करना और फिर चरणबद्ध तरीके से उन्नयन करना। एड्स बाय पब फ्यूचर, यही सही रास्ता है और अनंत जीनियस गार्डन में ही शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक प्रणाली मौजूद है। इससे वह कदम दर कदम ऊपर उठने में सक्षम हो जाएगा। ... आदिम पुस्तक सागर, 5वीं परत, सबसे ऊपरी परत जिसके अंदर झांकने के लिए अनंत दिव्य ज़ैड की आवश्यकता होती है। साहित्यिक ज्ञान के अलावा इसमें कई दिव्य कौशल और अराजकता कौशल के अभिलेख भी शामिल हैं और आदिम ब्रह्मांडीय सागर के रहस्य, इतिहास, भाग्य, दिव्य क्षेत्र और आदिम उत्पत्ति के बारे में सभी प्रकार की जानकारी। वांग ये अस्थायी रूप से प्रथम स्तर पर रुका। मुक्त क्षेत्र पहले से ही बहुत आकर्षक था। ग्रेट ब्लिस टैलेंट गार्डन में अधिकांश जानकारी उनके लिए अप्राप्य थी। इसमें पूर्वी आदिम क्षेत्र का इतिहास, कई आदिम कुलों का उत्थान और पतन शामिल है। वर्तमान प्रमुख और लघु शक्तियों, स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति और अराजकता जातियों के बीच संबंधों का वितरण और नेटवर्क। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र का भौगोलिक स्थान जिसमें सन्निहित अराजकता चरमपथ शामिल हैं। दिव्य निधियों के विभिन्न स्तरों की शक्ति रैंकिंग तथा स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की प्रतिभाओं या रक्त रेखाओं का वर्गीकरण। इसमें वह भी शामिल था जो वह लिमिटलेस मेन सीक्वेंस के बारे में जानना चाहते थे। भौतिक शरीर, दिव्य शक्ति अनुक्रम। आत्मा, ऊर्जा अनुक्रम। इच्छा शक्ति, स्टार कोर अनुक्रम। अंतरिक्ष समय, अराजकता अनुक्रम। दिव्य कौशल, सृजन अनुक्रम। अराजकता कौशल, अंतहीन अनुक्रम। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय अनुक्रम। ब्लडलाइन टैलेंट, विशेष अनुक्रम। वांग ये आश्चर्यचकित था। डोंशी दिव्य मोती के 8 असीम मुख्य अनुक्रम वास्तव में ये 8 थे। अंतिम कोर नीचे से अवशोषित हर 10 एक अनुक्रम से संबंधित, वह क्रमशः नियंत्रित। नंबर 8, ऊपरी स्टार रिंग। नंबर 16, आत्मा विभाजक। नंबर 37, दामोकैस बॉडी। संख्या 69, एकाग्रता टॉवर। इस नंबरिंग में कोई पैटर्न नहीं दिखता, वांग ये ने सोचा। प्रकार के अनुसार वर्गीकृत। शक्ति, समझने में कठिनाई। एड्स बाय पब फ्यूचर, वास्तव में अराजकता चरम पथों के बीच ताकत और कमजोरियां थीं, लेकिन वे व्यक्ति दर व्यक्ति अधिक भिन्न थीं। उदाहरण के लिए, अपर्याप्त इच्छाशक्ति वाले साधक के लिए एकाग्रता टॉवर व्यवहारिक रूप से बेकार था। बैकवर्ड, लेकिन मेरे लिए वर्तमान में ऊपरी स्टार रिंग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होना। वांग ये ने पुष्टि की, 4 अराजकता चरम पद जिन पर मैं विचार कर रहा हूं वे हैं भौतिक शरीर, आत्मा, इच्छाशक्ति और अराजकता कौशल। मेरी Z प्रकाश गेंद अद्वितीय है, यह अनंत मुख्य अनुक्रम के सभी 8 कोर को अवशोषित कर सकती है।
यह विशेषता मुझे अनंत मुख्य अनुक्रम के अन्य मेजबानों से अलग करती है। उदाहरण के लिए जिंक चेन को ही लीजिए। जाहिर है वह ऊपरी स्टार रिंग को अवशोषित नहीं कर सकती, जो अराजकता कौशल एक अंतहीन अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे यकीन नहीं है कि वह 7 अनंत मुख्य अनुक्रमों में से किससे संबंधित है। बेशक वह सिर्फ जांच कर रही होगी। उसने अभी तक अनंत मुख्य अनुक्रमों में से किसी को भी आत्मसात नहीं किया है। आखिरकार अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, चुने हुए व्यक्ति होने के समान। 8 अनंत मुख्य अनुक्रम, 8 साधना पथ। वांग ये ने पुस्तक बंद की। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक संतुलित प्रजाति है जो सर्वांगीण विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं अनंत मुख्य अनुक्रम के सभी 8 कोर को आत्मसात कर सकता हूं और मैंने हमेशा व्यापक सुधार का लक्ष्य रखा है। मेरा भविष्य का मार्ग संभवतः इसी तरह जारी रहेगा। सर्वांगीण वृद्धि, दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे सब कुछ चाहिए। इसका लाभ यह है कि वर्तमान युद्ध कौशल मजबूत है तथा इसमें उच्च समावेशिता है। मैं किसी भी चीज़ को अवशोषित कर सकता हूं और अपनी ताकत बढ़ा सकता हूं। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी खेती की गति धीमी है, इसमें कई प्रतिस्पर्धी हैं तथा कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सौभाग्य से मेरे पास आदिम बिंदु हैं जो इसकी भरपाई कर सकते हैं। novelbin.com पर अपनी गाथा जारी रखें। बस अभी मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार अभ्यास क्षेत्र में केवल एक अराजकता चरम पथ को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही 800 आदिम अंक खर्च होते हैं। कैस हेवनली एक्सट्रीम पाथ में लघु महारत स्तर तक पहुंचने के लिए 500 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यहां तक कि अराजकता पृथ्वी चरम पथ महारत दायरे तक पहुंचने के लिए 250 आदिम अंक की जरूरत है। मांग असाधारण रूप से अधिक है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे बड़ी मात्रा में आदिम अंकों की आवश्यकता है। मेरे पास अभी जो कुछ है उस पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। अनंत दिव्य ज़ैड, अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। वांग ये ने जांच की थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही कारण है कि थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन ने मुझे अनंत दिव्य ज़ैड उपहार में दिया। यह ऐसा है जैसे मुझे एक कुंजी कार्ड दे दिया गया हो, स्पष्टतः इरादों के साथ। जाओ या मत जाओ, चलो दिव्य लोगों हॉल आरक्षित उम्मीदवार चयन खत्म होने तक इंतजार करते हैं। वांग ये अभी अनंत दिव्य ज़ैड का उपयोग नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसके पास अभी भी कुछ आदिम अंक बचे हुए हैं और वह प्रवेश करने की जल्दी में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। आदिम बिंदुओं की खोज में भी बहुत अधिक युद्ध कौशल की खपत होती है। दिव्य जन हॉल के लिए आरक्षित उम्मीदवार के चयन से ठीक पहले ये काम करना बुद्धिमानी नहीं है। आइए इसे चरण दर चरण करें। अनंत जीनियस गार्डन का अन्वेषण जारी रखें। मेरे पास 5 स्वर्गीय देव ज़ैड, 6 पृथ्वी दिव्य ज़ैड और सबसे कीमती अनंत दिव्य ज़ैड है जिसे आगे आदान प्रदान किया जा सकता है। वांग ये इन वस्तुओं का सर्वोत्तम उपयोग करके उन्हें त्वरित युद्ध कौशल में परिवर्तित करना चाहता था। पृथ्वी दिव्य ज़ैड को कुछ दुर्लभ आदिम फलों के लिए बदला जा सकता है, जिनमें पुनर्प्राप्ति, खेती और लड़ाकू कौशल विस्फोट प्रकार शामिल हैं। स्वर्गीय देव ज़ैड बहुत अच्छे साधना स्थलों में प्रवेश की अनुमति देता है, जैसे कि गन जीनियस ने गन गॉड घाटी में अपने अभ्यास के लिए उपयोग किया था। मैं डेमन सेबर रिज या डिवाइन ब्लेड रिज में भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन इन स्थानों में समय लगता है। आखिरकार खेती को समझने के लिए पीछे हटना वास्तव में मेरी विशेषता नहीं है। स्वर्गीय देव ज़ैड को कुछ दिव्य वस्तुओं और पीक फॉर्चून कलाकृतियों के लिए भी बदला जा सकता है, लेकिन मेरे पास उनकी कमी नहीं है। जहां तक सर्वाधिक खजाने की बात है तो वे अनंत जीनियस गार्डन के विशेष खजाने में हैं। बाहर के बाजार जैसे खजाने के विपरीत अनंत जीनियस गार्डन का विशिष्ट खजाना अनंत जीनियस गार्डन के मानव प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए है, जिसके लिए मैं वर्तमान में योग्य नहीं हूं। मैं केवल देख सकता हूं, छू नहीं सकता। वास्तव में यहाँ एक और अल्टीमेट कोर है। वांग ये ने विशेष खजाने में एक और अल्टीमेट कोर पाया। इसकी कीमत भी बाजार में बिकने वाले से अधिक है। इसके लिए 5 अल्टीमेट कोर की आवश्यकता होती है। मेरे पास जो अनंत दिव्य ज़ैड है उसका उपयोग करना कठिन है। अन्य स्तर 6 दिव्य वस्तुओं और पीक फॉर्चून कलाकृतियों का आदान प्रदान यहाँ किया जा सकता है। चलो बाकी लोगों को भी देखते हैं। वांग ये जल्दी में नहीं था। यह अल्टीमेट कोर निकट भविष्य में कहीं नहीं जा रहा है। ये पैर नहीं उगाएगा और भाग नहीं जाएगा। युद्ध कौशल और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के दौरान वांग ये अनंत प्रतिभा उद्यान में टहलता रहा। जल्द ही उन्होंने अनंत दिव्य ज़ैड के उपयोगों को समझ लिया। अभी भी कई स्थान ऐसे थे जहां इसका उपयोग किया जा सकता था, और इनमें से अधिकांश का सपना तो अनंत जीनियस गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों ने ही देखा था। 1. अनंत जीनियस गार्डन से एक जीनियस को ढूंढो जो मुझे उस परम कोर के बदले में मदद कर सके। 2. इसे अनंत दिव्य पर्वत में उस मदर ड्रैगन को खोजने के लिए टिकट के रूप में उपयोग करें। 3. स्तर 6 दिव्य वस्तुओं या एक पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट के लिए विनिमय। 4.
दिव्य Z प्राप्त करने के लिए Z ब्यूटी दिव्य डोमेन के छिपे हुए Z क्षेत्र में प्रवेश करें। 5. कैश एक्सट्रीम पाथ को समझने के लिए टैलेंट गार्डन में कैश एक्सट्रीम पाथ सिमुलेशन ग्रह पर जाएं। 6. आदिम पुस्तक सागर के उच्चतम स्तर में प्रवेश करें। अल्पविराम। सभी प्रकार के उपयोग कुल मिलाकर 1 दर्जन से भी अधिक। इनमें से प्रत्येक मेरे लिए काफ़ी मददगार हो सकता है, लेकिन दशकों से मुझे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा है कि मैं क्या चुन सकता हूँ। मैं इसे चुनूंगा, वांग ये ने अंततः निर्णय लिया। छिपा हुआ Z क्षेत्र। Z ब्यूटी डिवाइन डोमेन का विशेष क्षेत्र। इसमें Z सौंदर्य दिव्य जाति दिव्य जेड्स के अनन्य खजाने शामिल हैं। Z ब्यूटी दिव्य जाति, जो पूर्वी आदिम क्षेत्र के शिखर पर स्थित थी, 8 अराजकता अनंत पथों में से एक Z दाव को समझ सकती थी। अपने स्वयं के रक्त वंश के पोषण के माध्यम से उन्होंने कदम दर कदम Z भ्रूण, Z बीज, Z शिशु को संघनित किया। धीरे धीरे सेंट Z, दिव्य Z, सुपर दिव्य Z और अंततः आदिम दिव्य Z तक पहुंचे, जिसे अनंत दिव्य Z के रूप में भी जाना जाता है। ये पूर्ण दिव्य Z असीमित पथ है। साधारण साधकों को दिव्य Z का पोषण करना बहुत कठिन लगता था और उन्हें बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। केवल Z ब्यूटी दिव्य जाति ही इसे स्वयं पोषित कर सकती थी, जो अद्वितीय और शक्तिशाली थी। वांग यी को जिस चीज की चाह थी वह था दिव्य Z असीमित पथ। तथाकथित अनंत दाव बिना किसी सीमा के साधना के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक उन्होंने अपनी पहुंच से परे बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखा। Z ब्यूटी दिव्य जाति संभवतः अन्य जातियों के प्रति इतनी अधिक खुली नहीं होगी, यहाँ तक कि मानव महान वंश गठबंधन के प्रति भी नहीं। छिपा हुआ Z क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां अनगिनत संत Z और दिव्य Z मौजूद हैं। अनंत प्रतिभा उद्यान के मानव विलक्षण प्रतिभाओं के साथ विलय करने के लिए। ये पुनर्तः दिव्य Z थे। उन्हें Z ब्यूटी दिव्य जाति के पतित अराजकता देवताओं के शरीर से निकाला गया था। हर अंतिम बिट का उपयोग करना। आखिरकार Z ब्यूटी दिव्य जाति द्वारा पोषित दिव्य Z स्वयं अधिक शक्तिशाली थे और यह असंभव था कि वे अन्य साधकों के दिव्य Z के साथ मिल जाएं, यहाँ तक कि उनकी अपनी जाति के भी। नोबलबन कॉम पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। लेकिन टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह अलग था। उन्हें दिव्य जेडों को पोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें तो बस उन्हें संयोजित करके संगत शक्तियां प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ऐसी शक्ति थी अराजकता देवताओं की, यद्यपि उनकी शक्ति की सीमाएं थीं और बाद में उन्हें बढ़ाने में कठिनाइयां भी थीं। विशेष रूप से दिव्य Z को सुपर दिव्य Z में मजबूत करना स्वर्ग में चढ़ने के समान कठिन था। लेकिन तत्काल उपयोग और संभावित भविष्य की उन्नति के लिए क्या यह आकर्षक नहीं था? इसके अतिरिक्त ये संभावित रूप से Z ब्यूटी डिवाइन रेस का पक्ष भी ले सकता है। यह अनंत दिव्य Z उपयोग के लिए उपयुक्त था। 100 वर्ष का समय, विलय के लिए 3 अवसर। गुप्त Z क्षेत्र के संरक्षक ने दिव्य रक्त की 3 बूंदें प्रदान की। यह Z ब्यूटी दिव्य जाति का दिव्य रक्त था, जो दिव्य Z ऊर्जा को उत्तेजित करने, सामंजस्यपूर्ण प्रतिध्वनि स्थापित करने और सम्मलन की सफलता दर को बढ़ाने में सक्षम था। धन्यवाद। वांग ये ने छिपे हुए Z क्षेत्र में प्रवेश किया। ऊंचे ऊंचे पर्वत लगातार उठते और गिरते रहे। आकाश Z के अंतहीन रंगों से चमक रहा था और जहां भी नजर जाती थी, जमीन सेंट Z से भर जाती थी। ये ब्रह्मांडीय क्षेत्र में सीमित शक्ति के साथ सबसे मजबूत स्तर पर Z दाव का प्रतिनिधित्व करता था। बहन की उनके शरीर में भी 2 थे, जिन्हें वांग ये ने महसूस किया था। इन्हें आसानी से संयोजित किया जा सकता है और दिव्य रक्त के बिना भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन शक्ति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुप्त Z क्षेत्र में साधारण संत जेडों को हर जगह देखा जा सकता था, जिन्हें घिसे पिटे जूतों की तरह त्याग दिया गया था। आमतौर पर ये टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों की अनिच्छा से की गई पसंद होती थीं, जो दिव्य Z सम्मलन के अपने 3 प्रयासों में विफल हो गए थे। बेशक वांग ये का लक्ष्य दिव्य Z था। दिव्य Z का ग्रेड जितना उच्च होगा उतना ही बेहतर होगा। दिव्य Z का ग्रेड जितना उच्च होगा उतना ही बेहतर होगा। वास्तव में सम्मलन की कठिनाई अधिक थी, लेकिन सफल सम्मलन से संभावित शक्ति सुधार भी अधिक था। भले ही Z ब्यूटी दिव्य जाति के समान शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ थे, फिर भी ऊपरी सीमा अभी भी अधिक थी। दिव्य Z का स्तर निश्चित है, इसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। वांग ये इस बात को लेकर स्पष्ट थे। आंतरिक ब्रह्मांडीय शरीर के निर्माण की तरह ढलाई के बाद दिव्य Z का पोषण करने वाले साधक की क्षमताओं के आधार पर ग्रेड निर्धारित किया गया था। क्षमता जितनी अधिक प्रबल होगी, दिव्य Z का स्तर उतना ही अधिक होगा, जिसे 7 स्तरों में विभाजित किया जाता है: बिखरा हुआ, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर, शीर्ष स्तर, सर्वोच्च स्तर और उत्तम स्तर। सिस्टर क्यूओंग द्वारा पोषित दिव्य Z आमतौर पर उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के बीच थे। जहां तक दिव्य जेडों के स्तर का प्रश्न है, वे साधकों की शक्ति के स्तर के समान थे। उन्हें पालन पोषण के दौरान बड़ा किया जा सकता था और भविष्य में उनका अपना सम्मलन भी उन्नति की ओर ले जा सकता था। हालांकि Z ब्यूटी डिवाइन रेस की तुलना में अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता थी।
इसलिए दिव्य जेडों को मिलाते समय सबसे पहले ग्रेड को देखा जाता है, फिर स्तर को। स्तर 5 मध्यम श्रेणी अवांछित, स्तर 6 उच्च ग्रेड उत्तीर्ण, स्तर 4 शीर्ष ग्रेड इस पर विचार किया जा सकता है। वांग यी जैसे जैसे खोजता रहा, लगातार आहें भरता रहा। छिपा हुआ जेड क्षेत्र वास्तव में अफवाह के अनुसार ही था। यहाँ के कई दिव्य जेड बहन क्यूओंग के जेड से श्रेष्ठ थे। यहाँ तक कि बहन क्यूओंग महान आनंद दिव्य क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के भीतर एक अद्वितीय अस्तित्व के साथ अपनी जाति के इन मृत सदस्यों की तुलना नहीं कर सकती थी। स्तर 3 सुप्रीम ग्रेड वांग ये ने अपने कदम रोक दिए। एक बेहतरीन कृति, पहली सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य जेड जो उन्हें मिली थी, और यह भी एक विशाल ड्रैगन जेड था। भौतिक शरीर के लिए यह एक प्रकार का दिव्य जेड है जो किसी व्यक्ति को विशालकाय ड्रैगन में परिवर्तित कर सकता है, जिससे शरीर और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। दिव्य जेड की श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध उन्मुख और बुनियादी वृद्धि दिव्य जेड अक्सर सबसे अधिक मांग में थे, जबकि पुनर्प्राप्ति और समर्थन दिव्य जेडों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था। इनमें से कुछ तो उत्तम श्रेणी के भी थे। जीवन दिव्य जेड वांग ये ने पहली उत्तम श्रेणी दिव्य जेड की खोज की। केवल स्तर 1 पर गुप्त जेड क्षेत्र में कोई भी वास्तव में सर्वोच्च शीर्ष स्तरीय दोषरहित दिव्य जेड नहीं पा सकता है, जैसे कि शीर्ष रैंक वाले पीक डिवाइन जेड्स। सबसे पहले जेड ब्यूटी डिवाइन रेस उन्हें यहाँ नहीं रखेगी। इसके अलावा जेड ब्यूटी दिव्य जाति के अराजकता देवता भी उन्हें अवशोषित करना चाहते थे। अंततः यदि उन्हें यहाँ रखा भी गया होता तो उन्हें बहुत पहले ही छीन लिया गया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन छिपे हुए जेड क्षेत्र में बुद्धिमानी से चयन करना महत्वपूर्ण था। दिव्य जेड का प्रकार, दिव्य जेड का ग्रेड तथा दिव्य जेड का स्तर, तीनों कारकों का संयुक्त चयन। वांग यी ने दशकों तक छिपे हुए जेड क्षेत्र की 3 बार छानबीन की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी अनदेखा न हो जाए। अंततः उसने दिव्य जेड के 3 टुकड़े पकड़ लिए। सर्वोच्च श्रेणी स्तर 4 लाइट जेड, सर्वोच्च श्रेणी स्तर 3 ब्लेड जेड, उत्तम ग्रेड लेवल 1 लाइट जेड। केवल एक दिव्य जेड उत्तम श्रेणी का था और सहायक प्रकार के रूप में स्तर 1 होने के कारण इसे शामिल करना बहुत ही निम्न श्रेणी का था। जहां तक सर्वोच्च ग्रेड की बात है तो वे काफ़ी थे, लेकिन उनमें से किसी का भी स्तर ऊंचा नहीं था। सबसे ऊंचा स्तर 5 था और उनके प्रकार उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे। लाइट जेड और ब्लेड जेड उसकी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक फायदेमंद होंगे। वर्तमान दुविधा ये थी कि क्या निचली सीमा पर समझौता किया जाए या ऊपरी सीमा का लक्ष्य रखा जाए। लाइट जेड दिव्य जेड के व्यापक वर्ग से संबंधित था जो आक्रमण और रक्षा दोनों में उत्कृष्ट था। क्यूओंग जी का मुख्य दिव्य जेड लाइट जेड था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने ईश्वर अनुबंध के दौरान किया था। ब्लेड जेड आक्रमण में विशेषज्ञ था, जो उसकी प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल रखता था और अधिक मजबूत आक्रमण शक्ति तथा कृपाण आशय के प्रभाव को सामने ला सकता था। जहां तक लाइफ जेड की बात है तो यह सहायक प्रकृति का था और उन्होंने इसका चयन मुख्यतः इसकी उत्तम श्रेणी के कारण किया था, जो इतना दुर्लभ है कि जीवन में एक बार ही मिलता है। निचली सीमा के लिए लाइट जेड सबसे ऊंचा था, ऊपरी सीमा के लिए लाइफ जेड सबसे ऊंचा था। वांग ये जानबूझकर मुस्कुराया। वास्तव में उन्होंने अपना चुनाव बहुत पहले ही कर लिया था, है न? उन्हें कभी भी केक पर आइसिंग की कमी नहीं हुई। वह तो ऊपरी सीमा पर ही सब कुछ दांव पर लगाना चाहता था। लाइट जेड उसकी समग्र क्षमताओं को बढ़ाएगा और ब्लेड जेड उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ अतिरिक्त क्षमताएं थीं। उसके पास मौजूद दिव्य कलाकृतियां और दिव्य वस्तुएं समान परिणाम प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन लाइफ जेड की मजबूत रिकवरी और उपचार क्षमता उसके जीवन की रक्षा करने की अविश्वसनीय रूप से उच्च ऊपरी सीमा थी, क्योंकि यह उत्तम श्रेणी का था। क्यूओंग जी ने उसे बताया था कि उत्तम कोटि के दिव्य जेड संयोग से प्राप्त होते हैं। केवल जेड सौंदर्य दिव्य जाति के असाधारण प्रतिभाशाली लोग ही विशाल संसाधनों, समय और प्रयास से उन्हें विकसित कर सकते हैं। संभावना बहुत अधिक थी, विशेष रूप से अपने जैसे षटकोणीय योद्धा के लिए उपयुक्त। नहीं, वह अब 8वें क्रम का राजा था। विलय वांग ये ने दिव्य रक्त की पहली बूंद गिरा दी। तुरंत ही लाइफ जेड उत्कृष्ट चमक के साथ चमक उठा तथा शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होने लगा। उत्तम कोटि के लाइफ जेड पर अपना हाथ रखते हुए वह इसकी अस्वीकृति को हल्के से महसूस कर सकता था, क्योंकि वह इसका सच्चा स्वामी नहीं था। वांग यी की इच्छाशक्ति एक पल में ही फूट पड़ी और वह अराजकता दिव्य के शिखर पर चढ़ गया, जो अभी भी कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय द्वारा अनुरक्षित ताराकोर ने सम्लन के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान की। एक लंबा गतिरोध चला जब तक दिव्य रक्त का प्रकाश मंद नहीं हो गया और जीवन जेड शांत नहीं हो गया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Tiffany Trump's dramatic transformation has everyone shook. What Joe Jonas really heard Sophie Turner say on the Ring camera. सम्लन का पहला प्रयास विफल हो गया था। परफेक्ट ग्रेड फ्यूजन वास्तव में कठिन है, वांग ये ने गंभीरता से सोचा।
यहाँ तक कि अपनी चरम अराजकता, दिव्य इच्छाशक्ति और उच्च आयामी स्वर्गीय दाव में पूर्ण क्षेत्र की प्राप्ति के साथ भी उसके साथ विलय करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह जेड ब्यूटी दिव्य जाति का नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस जीवन जेड को यहाँ छोड़ दिया गया था, न केवल अपने प्रकार के कारण बल्कि इसलिए भी कि सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य जेडों की तुलना में इसके साथ विलय करना अधिक कठिन था। क्या उसे पुनः प्रयास करना चाहिए? वांग ये ने पहले सम्मेलन की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। वह जानता था कि बिना किसी अन्य परिवर्तन के वह फिर से असफल हो जाएगा। क्या उसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना चाहिए? एक और सर्वोच्च ग्रेड दिव्य जेड चुने। इसके बाद वांग ये ने दिव्य रक्त की दूसरी बूंद निकाली। छप, उसने उसे एक बार फिर गिरने दिया, लेकिन जीवन जेड पर नहीं बल्कि अपने हाथ की हथेली पर। एक क्षण में वह उसके शरीर में विलीन हो गया। अपने हृदय से प्रेरित होकर वांग ये ने दिव्य रक्त की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कैस डिवाइन द्वारा परिष्कृत दिव्य रक्त था, जिसमें अद्वितीय ऊर्जा और दिव्य जेड के साथ विलय की कुंजी थी। दिव्य जेड का मार्ग। दिव्य जेड को नियंत्रित करने और ऊर्जा को उन्मुक्त करने के लिए मंत्रों का जाप करें। दिव्य रक्त को अवशोषित करते हुए और दिव्य जेड के मार्ग को समझते हुए वांग ये ने स्वयं को उसमें डुबो दिया। गुप्त जेड क्षेत्र आखिरकार दिव्य जेड के मार्ग की साधना के लिए एकदम सही स्थान था। उन्होंने यह बात बहुत पहले आदिम पुस्तक सागर की मुक्त श्रेणी में सीखी थी। दिव्य रक्त की प्रबल सहायता से दिव्य जेड के मार्ग की प्राप्ति उल्लेखनीय रूप से प्रभावी रही। उन्होंने दशकों तक ध्यान किया और तोड़ दिया। दिव्य जेड का मार्ग। दिव्य जेड को नियंत्रित करने की कुंजी। लाइव जेड के साथ विलय के बाद भी समझ अभी भी आवश्यक थी। अब इसे समझने से जीवन जेड पर नियंत्रण और उसके साथ विलय अधिक सफल हो जाएगा। दिव्य रक्त की अंतिम बूंद। दूसरी बार वांग ये ने इसे लाइव जेड पर गिरा दिया। दूसरे बोध के साथ ही उसका अनुभव भी समृद्ध हुआ और वह अधिक अभ्यस्त हो गया। उसकी इच्छा एक क्षण में ही अपनी सीमा तक पहुंच गई। वांग ये ने पूरी ताकत लगा दी। दिव्य जेड के पथ ने और भी मजबूत समलन क्षमता प्रदान की। उनकी इच्छा ने समय के खिलाफ दौड़ में उत्तम श्रेणी के जीवन जेड को शामिल कर लिया। ईश्वरीय अनुबंध एक बार फिर भड़क उठा। धमाका। सही ग्रेड जीवन जेड पूरी तरह से वश में था। वह उसके शरीर में विलीन हो गई और असीम चमक बिखेरने लगी। अधिग्रहित। उत्तम ग्रेड लाइफ जेड। दिव्य लोग हॉल आरक्षित चयन। मैं यहाँ आ रहा हूँ। जीवन शक्ति मजबूत हो गई है। ये वांग यी की सबसे प्रत्यक्ष भावना थी। उसके शरीर में एक प्रबल प्राणशक्ति उमड़ पड़ी, जो उसकी अपनी जन्मजात प्राणशक्ति से भी अधिक प्रबल थी। यह एक पूर्णता ग्रेड जीवन दिव्य जेड था। यहाँ तक कि स्तर 1 पर भी इसमें अराजकता दैवीय स्तर की तीव्रता थी। शक्तिशाली जीवन शक्ति ने न केवल उसे अधिक मजबूत जीवन स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि सभी पहलुओं में उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमताओं को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका जीवन स्तर भी बढ़ रहा था। यह उच्च आयामी ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड और आदिम ब्रह्मांडीय सागर की धारणा के साथ संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वह उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के बारे में बोध प्राप्त करना हो, अराजकता चरम पद की साधना करना हो, या दिव्य कौशल और अराजकता कौशल का सृजन करना हो, सभी में बहुत सुधार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति कुएं के अंदर खड़ा था और अब जमीन पर खड़ा है। उनके लिए अराजकता स्वर्गीय चरम पद, जिसे समझना सामान्यतः बहुत कठिन था, अब आसानी से सुलभ होना चाहिए। जहां तक कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ का प्रश्न है, वह प्रवेश समय को काफी हद तक कम कर सकता है। दिव्य कौशलों के निर्माण और अनुकूलन सहित ये कम समय और कम प्रयास से किया जा सकता है। जीवन दिव्य जेड। हालांकि यह एक सहायक प्रकार दिव्य जेड है, लेकिन बुनियादी संवर्धन के संदर्भ में यह अन्य दिव्य जेडों की तुलना में और भी अधिक उल्लेखनीय है। भले ही यह सिर्फ स्तर 1 है, लेकिन इसे उन्नत किया जा सकता है। ग्रेड नहीं बदल सकते, लेकिन दिव्य जेड का स्तर एक कीमत पर बढ़ सकता है, जैसे कि स्वर्गीय देवता जेड। अपार ऊर्जा से भरपूर वांग ये ने स्वर्गीय देव जेड को अवशोषित कर लिया तथा उसे जीवन दिव्य जेड में एकीकृत कर दिया। एक ही दिव्य जेड श्रेणी का होने के कारण, एक ही मूल की ऊर्जा को साझा करने के कारण उन्नयन प्रभाव आश्चर्यजनक था। केवल एक स्वर्गीय देव जेड ने जीवन दिव्य जेड को लगभग पूरी तरह से ऊर्जा से भर दिया। श्वा 2 और पृथ्वी दिव्य जेडों को अवशोषित किया गया। जीवन दिव्य जेड की ऊर्जा अत्यंत चमकदार थी, जो तुरंत स्तर 2 तक बढ़ गई। बहती हुई जीवन शक्ति पहले से भी अधिक श्रेष्ठ थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवन अराजकता कौशल का प्रयोग कर रहा था या अपने लिए बुनियादी संवर्धन प्रदान कर रहा था, सब कुछ नया रूप ले रहा था। स्तर 2 से 3 तक जाने पर कठिनाई अधिक होती है, वांग ये ने महसूस किया जब उसने जीवन दिव्य जेड को महसूस किया। पर्याप्त ऊर्जा के लिए उसे कम से कम 10 स्वर्गीय देव जेड या एक परम दिव्य जेड की आवश्यकता होगी। स्तर 3 से 4 तक ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दिव्य जेड का मार्ग संसाधन स्टैकिंग पर निर्भर है, कुछ हद तक असाधारण और महंगा है।
सामान्यतः आधे प्रयास में दुगुने परिणाम के लिए जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के सहज पोषण की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके लिए इसे पाना ही अच्छा था। हाथ में जीवन दिव्य जेड के साथ व्यक्ति को अभी भी इसकी शक्ति को मुक्त करने के लिए मिलान करने वाले जीवन अराजकता कौशल की आवश्यकता है। वांग ये भगवान जेड पथ से बहुत परिचित थे। आखिरकार इतने लंबे समय तक सिस्टर क्यूओन के साथ शरीर को मिलाया था और कई बार लाइट जेड का इस्तेमाल किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य जेड स्वयं एक बड़े कोर की तरह है जो दिव्य जेड असीमित पथ के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को एकत्रित करता है। इसमें कैश एक्सट्रीम पाथ, ऊर्जा और बुनियादी उपकरण शामिल हैं। ये कुछ हद तक मायरियड लॉ ब्लडलाइन जैसा है, उत्कृष्ट बुनियादी क्षमताओं के साथ बहुत मजबूत, लेकिन केवल अराजकता कौशल से सुसज्जित होने पर ही यह वास्तव में चमक सकता है। छिपे हुए जेड क्षेत्र के बगल में जेड तकनीक हॉल था। इसमें जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के विभिन्न दिव्य जेडों और उनसे मेल खाते कैश कौशलों को रिकॉर्ड किया गया। आदिम पुस्तक सागर की तरह इसे अराजकता कौशल के संबंधित ग्रेड के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। वांग ये ने दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए एक पृथ्वी दिव्य जेड खर्च किया। जिसके लिए आप भुगतान करते हैं आप वही प्राप्त करते हैं। मुक्त क्षेत्र में अराजकता कौशल साधारण अराजकता पृथ्वी कौशल थे जिनकी क्षमता सीमित थी तथा जो विकसित करने लायक नहीं थे। दूसरे स्तर के अराजकता कौशल शक्तिशाली अराजकता पृथ्वी कौशल से संबंधित हैं जिनकी शक्ति अनंत प्रथम चरण क्षेत्र तक पहुंचती है जो मानक अराजकता पृथ्वी चरमपथ की ऊपरी सीमा है। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, दोषरहित अराजकता पृथ्वी कौशल या साधारण अराजक आकाश कौशल अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र के शक्ति स्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि समझने की कठिनाई बढ़ जाती है। कदम दर कदम प्रगति करें। वांग यी सैकड़ों वर्ष बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार वह अभी जीवन दिव्य जेड के साथ विलीन हुआ था। सबसे पहले वह देखना चाहता था कि दूसरे स्तर के अराजकता कौशल को समझने में उसे कितना समय लगेगा और इसके क्या प्रभाव होंगे। जीवन अराजकता कौशल। वांग ये ने सावधानी से एक को चुना। इसमें कई श्रेणियां थीं: जीवन पुनर्प्राप्ति प्रकार, बुनियादी साधना, जीवन आक्रमण प्रकार और जीवन संरक्षण प्रकार आदि। वे जेड ब्यूटी दिव्य जाति की प्रतिभा की पीढ़ियों से प्राप्त ज्ञान की परिणति थे। सबसे पहले पुनर्प्राप्ति प्रकार की खेती करें। वांग ये ने उपश्रेणी में प्रवेश किया। जीवन पुनर्प्राप्ति प्रकार जीवन अराजकता कौशलों में सबसे बुनियादी, व्यापक रूप से लागू होने वाला तथा समझने में सबसे आसान है। इसमें व्यक्तिगत रिकवरी, बहु रिकवरी और व्यापक क्षेत्र रिकवरी शामिल हैं। इसमें एकल जीवन पुनर्प्राप्ति, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तथा व्यापक कुल पुनर्प्राप्ति शामिल हैं। सर्वव्यापी, व्यक्तिगत, व्यापक पुनर्प्राप्ति। वांग ये ने अपने विकल्पों को सीमित कर दिया। आगामी दिव्य पीपल हॉल प्रशिक्षु चयन में मुख्य ध्यान अभी भी व्यक्तिगत लड़ाई पर है। इसमें उनका अपना प्रशिक्षण भी शामिल है तथा यह व्यक्तिगत अभ्यास पर अधिक निर्भर है। व्यक्तिगत पुनर्प्राप्ति सर्वोत्तम विकल्प। जहां तक व्यापक पुनर्वास का सवाल है, यह एक बार का प्रयास है। यद्यपि इसका प्रभाव एकल लक्ष्य पुनर्प्राप्ति जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी कम से कम इससे समझने में समय की बचत होती है। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक जीवन अराजकता कौशल उसके सामने प्रकट हुए। वांग ये ने सावधानीपूर्वक उनमें से एक का चयन किया और समझने लगे। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 85 साल बाद जेड स्प्रिंग बपतिस्मा। पहला अराजकता कौशल वूश। वांग ये ने इस तकनीक को तुरंत क्रियान्वित किया और जीवन दिव्य जेड चमक उठा। जीवन शक्ति का एक सतत प्रवाह उसके पूरे शरीर में फैल गया, मानो झरने के पानी ने उसे ढंक दिया हो और उसे बपतिस्मा दे दिया हो जिससे वह तुरंत तरोताजा हो गया हो। पूर्ण पुनर्प्राप्ति, कोई मृत कोण नहीं छोड़ना। इसका प्रभाव काफी अच्छा था। उसने अपना इंटरफेस खोला। जेड स्प्रिंग बपतिस्मा शुरुआती अभ्यास। केवल 10 आदिम अंक खर्च किए गए। साधारण कैश अर्थ एक्सट्रीम पाथ की तुलना में इसमें 4 अधिक आदिम अंक खर्च हुए। जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म के अभ्यासगत क्षेत्र में न केवल कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बल्कि इसमें बेहतर पुनर्प्राप्ति प्रभाव भी होता है जिसमें काफी तेज अनुप्रयोग गति भी शामिल है। समझने की गति अभी भी स्वीकार्य है, वांग ये ने सोचा। जीवन स्तर में वृद्धि से उसकी समझने की गति और भी तेज हो गई। शेष समय पर्याप्त होने पर वह पूरी तरह से उच्च स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। दोषरहित अराजकता पृथ्वी कौशल या साधारण अराजकता स्वर कौशल विकसित कर सकता है। एक अन्य स्वर्गीय देवता जेड का भी भस्मीकरण कर दिया गया। वांग ये ने तीसरे ब्रह्मांडीय रहस्य में प्रवेश किया। इस बार उन्होंने जिस प्रकार का जीवन अराजकता कौशल चुना था वह पहले से ही निर्धारित था। जीवन सुरक्षा। यह एक अराजकता कौशल था जो स्वयं को या दूसरों को ढालने में सक्षम था। उन्होंने आगे उपश्रेणियों को छान डाला। दूसरा जीवन। जीवन दिव्य जेड को एक व्यक्तिगत ढाल के रूप में प्रयोग करना, उस हमले का सामना करने के लिए जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। संभावित लागत में लाइफ डिवाइन जेड को गंभीर क्षति हो सकती है जिससे उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि इसका मतलब यह था कि उसके पास मृत्यु से मुक्त होने का कार्ड था। यद्यपि वह सभी हमलों का सामना नहीं कर सकता था, फिर भी यह उसके लिए बीमा की एक और परत जोड़ने के बराबर था। इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि रेड ब्यूटी मेंगहान जैसी किसी ने जीवन रक्षक दिव्य कलाकृति का उपयोग नहीं किया होता तो वह भव्य परीक्षा के पहले दौर में ही बाहर हो जाती। यद्यपि वह बहुत मजबूत था, फिर भी यह पछताने से अच्छा है कि सावधानी बरती जाए वाला मामला था। उन्होंने साधारण अराजकता स्वर कौशल चुना। दोषरहित अराजकता पृथ्वी कौशल की तुलना में दोनों के बीच शक्ति में अंतर महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन समझने की कठिनाई और अनुप्रयोग की सीमा के संदर्भ में असमानताएं थीं। निम्न श्रेणी के दिव्य ज़ैड कमजोर व्यक्तिगत योग्यताएं तथा अपर्याप्त समर्थन वाले साधकों के लिए दोषरहित अराजकता पृथ्वी कौशल की साधना से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त हुआ। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। कांति में त्वचा चाहते हैं, ऐसा करें, लेकिन खुद के लिए अधिकतम एक परफेक्ट ग्रेड लाइफ दिव्य ज़ैड और समझने की उनकी शक्तिशाली क्षमता के साथ समझ के लिए पर्याप्त। अल्पविराम। इसमें पूरे 500 साल लग गए। पहली बार वांग ये ने अराजकता स्वर्गीय चरमपद स्तर के गहन इरादे को समझने का प्रयास किया। जीवन दिव्य ज़ैड की नींव और ज़ैड स्प्रिंग बपतिस्मा की पूर्व समझ के साथ जीवन के स्वर्गीय पद की उनकी उच्च आयामी समझ परिपूर्ण थी, उनकी योग्यताएं पर्याप्त थीं। अंततः समर्पित व्यक्ति का प्रयास फलित हुआ। जिन यू शॉ जीवन सुरक्षा समझ गए। वांग ये ने राहत की सांस ली। समझने के इस चरण में अभी भी काफ़ी प्रयास करना पड़ा। हालांकि जिन यू शॉ के संरक्षण के साथ वह मन की अतिरिक्त शांति के साथ दिव्य जन हॉल वैकल्पिक चयन में भाग ले सकता था। उसने अपने लिए एक और बीमा खरीद लिया था। स्टार शिफ्टिंग के साथ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन रक्षक गुणों को अधिकतम कर लिया है। यद्यपि वह अभी भी दिव्य लोगों के हॉल के वैकल्पिक चयन की सटीक सामग्री को नहीं जानता था, चाहे वह व्यक्तिगत मुकाबला हो, टीम की लड़ाई हो, लड़ाई के मंच पर मुकाबला हो या भाग्य के दिव्य क्षेत्रों में तड़का लगाना हो, उसने सभी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। निडर। अल्पविराम। हवाएं तेज हो गईं और बादल उमड़ पड़े। सिर्फ वांग ही नहीं, जिन 1000 मानव प्रतिभाओं को पदोन्नत किया गया था, उन्होंने ये 1000 वर्ष व्यर्थ नहीं गंवाए थे। विशेष रूप से अनंत जीनियस गार्डन के बाहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने अनंत जीनियस गार्डन के दिव्य ज़ैड और अद्वितीय खेती संसाधनों के साथ अपनी ताकत को कमोबेश बढ़ा लिया था। कुछ तो महत्वपूर्ण भी। महापरीक्षा के प्रथम चरण की खपत से उबरने सहित उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने राज्यों को शिखर तक पहुंचा दिया था। यह एक महाकाव्य युद्ध बनने वाला था। आखिरकार यह 1000 से 100 तक दिव्य पीपल हॉल का वैकल्पिक चयन था। एक अत्यंत मूल्यवान और सम्मानजनक अवसर। वांग यी भी निष्क्रिय नहीं रहा। वह दैवी कौशल या अराजकता कौशल को समझना जारी नहीं रख सका। इसके बजाय उसने आखिरी 3 स्वर्गीय देवजेडों को अपनी युद्ध क्षमता को चमकाने में खर्च किया। उन्होंने 2 उच्च श्रेणी की सौभाग्यशाली दिव्य कलाकृतियां और एक स्तर 5 की साधारण दिव्य वस्तु प्राप्त की। पृथ्वी दिव्य ज़ैड को भी विभिन्न आदिम फलों के लिए आदान प्रदान किया गया। उसी समय उन्होंने दिव्य खजाने डोंग यिन 5 परिवर्तनों को चौथे परिवर्तन तक बढ़ाया। हरी सड़ी ज्वाला 125 आदिम अंक खर्च। अराजकता स्वर्गीय चरमपथ परिवर्तन अभ्यास क्षेत्र के लिए उन्नत। अधिक स्टार कोर ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित करना, विस्फोटक शक्ति और हमले की सीमा को बढ़ाना। इस बीच उसने 100 से अधिक आदिम बिंदुओं को बैकअप के रूप में बचा कर रखा, ये देखने के लिए कि क्या वह अगले दिव्य खजाने को अवशोषित कर सकता है। सब कुछ तैयार था। अब न केवल उनकी युद्ध क्षमता शक्तिशाली थी, बल्कि यह बहुत व्यापक भी थी। दिव्य लोगों के हॉल वैकल्पिक चयन, मैं यहाँ आ रहा हूँ, वांग ये ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। अनंत प्रतिभा गार्डन। 1000 प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए। दिव्य लोगों के हॉल में मात्र 100 आरक्षित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य। यद्यपि वे सीधे दिव्य जन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते थे और मानव महान कुल गठबंधन के मुख्य हॉल में कदम नहीं रख सकते थे, दिव्य जन हॉल में आरक्षित होने के कारण उन्हें संगत साधना और संसाधन पूर्वाग्रह भी प्राप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य लोगों के हॉल में साधना करने का मौका मिला। यदि दिव्य जन हॉल को किसी मिशन को पूरा करने की आवश्यकता होती है, तो ये प्रतिभाशाली लोग अक्सर कार्य में शामिल हो जाते हैं। चाहे उनकी पहचान, स्थिति या अधिकार कुछ भी हो, सभी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आपकी अगली किताब नोवेलबन कॉम पर आपका इंतजार कर रही है। किसी भी तरह से मुझे अंदर जाना होगा। बस मुझे नहीं पता कि यह क्या रूप लेगा, ये सामान्य से बिल्कुल अलग लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ताकत काफ़ी मजबूत है, चाहे परीक्षा कुछ भी हो, मैं एक आरक्षित स्थान हासिल कर सकता हूँ। ये निश्चित नहीं है, इस बैच में असामान्य रूप से कई अज्ञात लोग हैं। ... गर्मागर्म चर्चाओं के बीच हर किसी की नज़र 2 अज्ञात उम्मीदवारों पर टिकी थी। उनमें से एक थे जिंगचेन, जिन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया गया था और पहले प्रमुख टेस्ट में उन्हें 5वां स्थान मिला था।
दूसरे थे वांग यी, जो अचानक सामने आए, सॉवरेन वेनेरेट्स की ताकत के साथ इतिहास रच दिया और छठा स्थान प्राप्त किया। ध्यान का केंद्र, हूँ, मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगी, जिंगचेन ने गर्व से कहा, अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और सीधे खड़ी हो गई। वांग ये ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। उनके बगल में गनजीनियस, नानझिनव, यू हैंग और जुओ किनकिन इकट्ठा थे। 5 लोगों का गुप्तचर समूह एकत्रित हो गया था। आपका प्रदर्शन कैसा रहा? वांग ये ने पूछा। मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। नानझिनव ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उत्साहित भाव दिखाया। यू हैंग ने कहा, अनंत प्रतिभा उद्यान वास्तव में एक दुर्लभ साधना खजाना है। यद्यपि हमारी शक्ति में सुधार हुआ है, अन्य मानव प्रतिभाओं में संभवतः और भी अधिक सुधार हुआ है। जुओ किनकिन ने एक मधुर मुस्कान प्रकट की। सबसे बड़ा और सबसे शानदार टैलेंट गार्डन और सबसे उत्कृष्ट मानव प्रतिभाओं को देखने के बाद मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। ताकत के मामले में यू हैंग और जुओ किनकिन को ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन के टैलेंट गार्डन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। लेकिन यहाँ ये वास्तव में पर्याप्त नहीं था, चाहे उन्होंने कितना भी कठिन प्रशिक्षण लिया हो। टैलेंट गार्डन में शीर्ष 10,000 में मुश्किल से स्थान पाने वाले यू हैंग के लिए दिव्य जन हॉल के शीर्ष 100 रिजर्व में जगह बनाना लगभग असंभव था। किनकिन के लिए भी यही बात है। इसके अलावा समय से पहले विकास को मजबूर करना भी उनके लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें कोई आभास हुआ, गनजीनियस? वांग ये ने गनजीनियस की ओर देखा, जो चुप था। गनजीनियस ने मच्छर जैसी नर्म आवाज में जवाब दिया, थोड़ा सा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बहुत प्रभावशाली है। वांग यी ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता और मात्र एक सहस्राब्दी के भीतर अपनी भाला तकनीक में और सुधार नहीं कर सकता। धन्यवाद, गनजीनियस ने धीरे से कहा। वांग ये मुस्कुराया। गनजीनियस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ऊपर देखते हुए उसकी नज़र चारों ओर घूम गई और उसके और जिंगचेन के अलावा हर किसी की नज़र 6 राजाओं पर केंद्रित थी, विशेष रूप से 2 महान राजा, लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग। ये वांग यी का पहली बार लुवान रेंजियाओ को देखने का मौका था, जो ज़ेड ब्यूटी डिवाइन रेस की सुपर जीनियस थी, जिसने उनके एकाधिकार को तोड़ दिया था। उसके अंडाकार चेहरे पर गुलाबी रंग के छोटे बाल थे, एक अलौकिक सौंदर्य, पारलौकिक, जो लोगों को एक ही नज़र में डूब जाने पर मजबूर कर देता है। एक पतली और सुंदर आकृति, एक आकर्षक गुलाबी लड़ाकू सूट पहने हुए, उसका शांत और आत्मविश्वासी व्यवहार एक अवर्णनीय आत्मा आश्वासन को दर्शाता है। मानो वह मानव इतिहास की अब तक की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थी। बहुत घमंडी, लुवान रेंजियाओ के बारे में वांग यी की पहली धारणा थी। बेशक उसे गर्व करने का पूरा अधिकार था। प्रतिभा उद्यान में उन्हें प्रथम स्थान अनावश्यक रूप से नहीं दिया गया था। उसकी तुलना में अन्य महान राजा यू जुनशियांग विनम्र और शांतिपूर्ण दिखाई दिए। शांत मुस्कान के साथ यू जुनशियांग सौम्य और शांत दिख रहे थे, लेकिन लुवान रेंजियाओ की ओर उनकी कभी कभार की गई नज़रों से उनके अंदर का गर्व प्रकट होता था, जो किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं था। इन दोनों की ताकत भी अन्य मानव प्रतिभाओं से कहीं अधिक थी, जिसमें 4 छोटे राजा भी शामिल हैं, यू हुंगनी और शू शू। वांग यी भी उनसे पहली बार मिल रहे थे। लुवान रेंजियाओ की तुलना में उनके पास यू हुंगनी की बेहतर छाप थी। वह बहुत ही सुंदर, सुडौल और परिष्कृत एक तेजस्वी युवती लग रही थी, संपूर्ण रूप से दीप्तिमान, एक पूर्ण दिव्य ज़ेड की तरह। उनकी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को जानने के लिए एक नज़र ही पर्याप्त थी। चमकदार खजानों से नहीं, दिव्य हथियारों से सुशोभित। केवल उसके उपकरण का मूल्य ही उसके उपकरण के मूल्य से अधिक था। ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति पहले से ही धनी थी, और उनमें से कुलीन वर्ग अत्यंत धनी था। अगर वह यू होंगनी को हरा सके, नहीं, मैं ऐसे विचार कैसे मन में ला सकता हूँ। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह एक ईमानदार और सरल व्यक्ति थे, इसलिए वह किसी भी अवसर को छोड़ नहीं सकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शून्य जाति की जूजू और ड्रैगन मैन दिव्य जाति की ताइचिंग 9वीं पीढ़ी को पार करते हुए वांग ये की नज़र लाल सुंदरी मेंगहान पर पड़ी। सबसे परिचित अजनबी, वे एक बार अनंत दिव्य पर्वत पर मिले थे और तब उनके बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई थी। प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन परिणाम काफ़ी अच्छे हैं। वे दोनों दूसरे दौर में आगे बढ़ गए। लाल सुंदरी मेंगहान की निगाह तलवार की तरह तेज थी और वांग ये ने उसे टाल दिया। ऐसा लग रहा था कि यह शांत दिखने वाली लड़की किसी बात से बहुत नाराज थी। दिव्य जन हॉल के लिए आगामी चयनों में उसे उससे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जब वह इस पर विचार कर रहा था, अचानक वूश, अनंत दिव्य पर्वत से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। ये परिचित यूकिंग ट्रू डिवाइन और उसके 2 छोटे अनुयायी थे, फीयू डिवाइन और जिनहुआ डिवाइन। क्या सब लोग यहाँ हैं? यूकिंग ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए भीड़ को देखा और थोड़ी देर के लिए वांगे पर रुकी। मैं दिव्य लोगों के हॉल के लिए चयन के दूसरे दौर के नियमों के बारे में बताऊंगा। सीधा मुद्दे पर। नीचे 1000 मानव प्रतिभाएं तुरंत शांत हो गईं और ध्यान केंद्रित करने लगीं।
किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के छूट जाने का डर। दूसरे दौर में आप टीम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन टीम में 3 लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए। यू किंग ट्रू डिवाइन ने कहा, 100 साल की अवधि के लिए अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करें, अवसरों और स्थानिक खजाने की खोज करें, जिसमें दिव्य जेड प्राप्त करना शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है। अनंत दिव्य पर्वत से प्राप्त सभी स्थानिक खजानों को जेड ताबीज में रखा जाना चाहिए, जिसे बाद में दिव्य जेड के लिए बदला जा सकता है। एकल व्यक्ति की टीम को लूट का 60% हिस्सा मिलेगा। 2 व्यक्तियों की टीम, प्रत्येक को 50% मिलेगा। 3 व्यक्तियों की टीम में कप्तान को 40% मिलता है, जबकि टीम के प्रत्येक सदस्य को 30% मिलता है। अंततः व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 100 साधक जो बाहर नहीं किए जाएंगे, दिव्य जन हॉल के लिए आरक्षित रैंक में प्रवेश करेंगे। भीड़ में कोलाहल मच गया। हर कोई आश्चर्यचकित था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य जन हॉल के लिए चयन का दूसरा दौर अनंत दिव्य पर्वत में एक खुली चुनौती होगा, और उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह एक एकल लड़ाई नहीं होगी। दिव्य जन हॉल के लिए यह चयन विचित्रताओं से भरा हुआ था, और यह पहले दौर के टीम नियमों से पूरी तरह अलग है। हाँ, लूट का वितरण स्पष्ट है, और यह एक टीम के रूप में आगे बढ़ने के बारे में नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यह जन्मजात अराजकता क्षेत्र और भाग्य दिव्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की ओर अधिक झुकाव रखता है? वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। भीड़ चर्चा से गुलजार थी। कई लोगों ने यू किंग ट्रू डिवाइन से प्रासंगिक प्रश्न भी पूछे। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उन चारों को देखा। स्पष्टतः टीम बदलने का समय आ गया था। ये सामान्य बात थी। उन्होंने मूलतः एकल युद्ध की आशा की थी, तथा टीम बनाने की यह स्वतंत्रता अप्रत्याशित थी। लेकिन अब ये 5 व्यक्तियों की टीम नहीं रही। शेष 1000 लोगों के लिए टीम बनाना आसान नहीं होगा। जहां तक टीम बनाने की बात है, तो वांग ये ने इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। यू हैंग और जुओ किनकिन उसके साथ आए थे, और भले ही वे बोझ थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह उन्हें मौका मिलने पर ले जाना चाहता था। गनजीनियस और नान जिनव कुछ हद तक मजबूत थे, विशेषकर गनजीनियस, जो पूरी तरह से एक मजबूत टीम में शामिल हो सकता है। वांग ये ने यू हॉन्ग की ओर देखा और बोलने ही वाला था। मैं पहले जाऊंगा, यू हैंग ने अचानक कहा। वांग ये ने पलकें झपकाईं। मैं जुओ किनकिन के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा हूं। यू हैंग ने नान जिनव की ओर देखा। जिनव, तुम कप्तान क्यों नहीं बन जाते? नान जिनव दंग रह गई। मैं? हाँ बहन जिनव, हमें आपकी ज़रूरत है। जुओ किनकिन ने उत्साह से नान जिनव की बाँह पकड़ ली। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। नान जिनव ने उन दोनों को देखकर कड़वी मुस्कान दी, फिर अपनी नज़रें वांग ये और गनजीनियस की ओर घुमा लीं। वह वांग यी और गनजीनियस के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। तथापि नान जिनव जानती थी कि अपनी ताकत से वह उन दोनों को नीचे ही खींच लेगी, बिल्कुल यू हैंग और जुओ किनकिन की तरह। वांग ये के भावुक स्वभाव को देखते हुए वह यू हैंग और जुओ किनकिन को पीछे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वे उसके साथ आए थे। तो वैसे भी उसकी बारी नहीं होगी। वह खुले तौर पर कप्तान की भूमिका स्वीकार कर सकती है। आखिरकार उसने दिव्य लोगों के हॉल रिजर्व में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी, और केवल पहली बड़ी परीक्षा पास करने से ही वह संतुष्ट हो गई थी। अनंत दिव्य पर्वत में एक बार और प्रवेश करना ही पर्याप्त था। तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। नान जिनव ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी छाती थपथपाते हुए और वांग यी तथा गनजीनियस से कहा, तुम लोग इसे जारी रखो, अब हमसे मत हारना। ठीक है। वांग ये ने नान जिनव की ओर सिर हिलाया, फिर यू हैंग की ओर देखा। भाइयों को अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। वह इशारा समझ गया। टीम मोड पर विचार करते हुए 2 और 3 व्यक्तियों की टीम के अपने फायदे और नुकसान थे, और वे सबसे उपयुक्त थे। सोलो को स्पष्टतः प्रोत्साहित नहीं किया गया। उनकी और गनजीनियस की तुलनीय ताकत और पहले प्रमुख परीक्षण के दौरान स्थापित भूमिकाओं के स्पष्ट विभाजन के साथ वे निस्संदेह सबसे अच्छे साझेदार थे। दिव्य पीपल हॉल रिजर्व के लिए चयन का दूसरा दौर प्रतिस्पर्धा करने का एक आदर्श अवसर था। क्या सभी तैयार हैं? यू किंग ट्रू डिवाइन की स्पष्ट आवाज हर प्रतिभाशाली व्यक्ति के कानों तक पहुंची। चयन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। प्रत्येक मानव प्रतिभा एक के बाद एक टेलीपोर्ट हुई। लुवान रेंजियाओ जैसी स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखने वाली महिलाओं का टीम बनाने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने अकेले ही इसमें प्रवेश किया। यू जुनशियांग ने मूल रूप से अपनी ताकत और लाभ को अधिकतम करने के लिए एक टीम बनाने पर विचार किया था, लेकिन लुवान रेंजियाओ को अकेले जाते देख वह पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने भी अकेले ही अनंत दिव्य पर्वत पर चढ़ने का साहस किया। इन 2 शक्तिशाली लोगों के निर्णयों से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जूजू और यू होंगनी दोनों ने अकेले अभिनय करने का विकल्प चुना। अनंत दिव्य पर्वत पर अनेक बार प्रवेश करने के कारण उनके पास पर्याप्त अनुभव था, और वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा एक उपयुक्त टीम साथी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था।
4 छोटे राजाओं में से टीम बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति लाल सुंदरी मेंघान था। वांग यी की तरह उन्होंने भी एक जोड़ी बनाई। तुलनात्मक रूप से 2 व्यक्तियों की टीम बनाना और उनका मिलान करना आसान था और लाभ का 50% कमाना बहुत लागत प्रभावी था। ये स्पष्टतः एक व्यक्ति के 60% लाभ से बेहतर था। ये सिर्फ 6 राजाओं की बात नहीं थी। कई अकेले लोग, व्यक्ति और वे लोग जो सामाजिक रूप से असहज थे, उन्होंने भी अकेले ही वहां जाने का निर्णय लिया। आखिरकार इससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिली, टीम के साथियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रही तथा उन्हें अपने लिए बड़े अवसरों का आनंद लेने का मौका मिला। यद्यपि एकल साहसी को लाभ का 60% प्राप्त होता था, लेकिन सभी अवसरों को दिव्य जैड के लिए विनिमय करने की आवश्यकता नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण था। चलो चलें, वांग ये ने गन जीनियस से कहा। चुनौती का सामना एक जोड़ी के रूप में करने के कुछ फायदे भी थे, जैसे कि एक दूसरे का ख्याल रखना। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि उनकी ताकत तुलनीय होती और उनका समन्वय दोषरहित होता, तो वे निश्चित रूप से एक जोड़ 1-2 से ज्यादा की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे और लाभ वितरण अकेले जाने की तुलना में केवल 10% कम होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गन जीनियस ने उनका अनुसरण किया। आज्ञाकारी, मजबूत और लाभ साझा करने में लचीला, और देखने में भी सुंदर। आपको ऐसा महान साथी और कहाँ मिल सकता है? जिनहुआ दिव्य के साथ पंजीकरण करने के बाद वांग ये और उनके साथी मार्ग से गुजरे और अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश किया। ... स्वूश स्वूश 2 आकृतियां प्रकट हुईं। पहाड़ की चोटी, जो ऊपर से अदृश्य थी, तेज तलवार की तरह आकाश को छेद रही थी, उसकी उपस्थिति शानदार थी। आदिमकाल के आरंभ से लेकर अब तक का आदिम परिदृश्य अत्यंत आकर्षक था। घने ऊर्जा ने जंगल को घेर लिया और पहाड़ की रहस्यमय और शक्तिशाली मूल इच्छाशक्ति उतर आई। मैं फिर से वापस आ गया हूं। वांग यी पहले से ही काफी परिचित था। सौभाग्यवश उसने अपना एकमात्र अनंत दिव्य जैड का टुकड़ा बर्बाद नहीं किया था। जैसे ही दूसरा दौर शुरू हुआ, थंडरहॉर्न गोल्डन ड्रैगन की गुफा तक पहुंचने के लिए 100 साल से अधिक का समय पर्याप्त था। यह एक प्राचीन मूल जानवर था और अनंत दिव्य पर्वत की गहराई में अनगिनत युगों से निवास करने के कारण इसके भीतर के खजाने असंख्य होंगे। शीर्ष पर से थोड़ा सा बदलाव करना ही उनके और गन जीनियस के लिए चयन के दूसरे दौर में पास होने के लिए पर्याप्त होगा। तथापि ये थोड़ी दूर है, वांग ये ने अनुमान लगाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करने पर सभी टीमों को यादृच्छिक रूप से टेलीपोर्ट कर दिया गया। पहाड़ की तलहटी पर किसी से मुठभेड़ होना संभव नहीं था, लेकिन अनंत दिव्य पर्वत पर जितना ऊपर जाया जाता है, मुठभेड़ की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ठीक पहले राउंड की तरह, जब वह और रेड ब्यूटी मेंघान टीम एक दूसरे से टकरा गए थे। जाओ या मत जाओ, बिना किसी हिचकिचाहट के वांग ये ने तुरंत अपना चुनाव कर लिया। नदी पार करने में सभी अंधे थे, लेकिन कम से कम उसके पास लक्ष्य करने के लिए एक स्थिर खजाने का स्थान था। स्वाभाविक रूप से उसे जाना ही था। यद्यपि इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन थंडरहॉर्न गोल्डन ड्रैगन की मान तक की यात्रा अपने आप में अन्वेषण और अवसरों की तलाश की एक प्रक्रिया थी। वांग ये ने संक्षेप में अनुमान लगाया कि हम वहां लगभग 60 वर्षों में पहुंच सकते हैं। यद्यपि वे जितना ऊपर चढ़ते गए, उनकी इच्छाशक्ति का दबाव उतना ही मजबूत होता गया, लेकिन उनके और गन जीनियस के लिए इसे झेलना कोई समस्या नहीं थी। अभी भी काफी समय था। चलो चलें, वांग ये ने मुस्कुराते हुए गन जीनियस से कहा। मम्मा, नोबलबन कॉम पर बने रहें। ... चढ़ाई शुरू हुई। वांग यी की चेतना जैद ताबीज में डूब गई। पहले दौर के प्रदर्शन की तुलना में ये स्पष्टतः भिन्न था। सबसे पहले, रैंकिंग बोर्ड ने वास्तविक समय में अपडेट करना शुरू कर दिया था, जिससे अन्य टीमों को स्पष्ट जानकारी मिल रही थी और उन पर अधिक दबाव पड़ रहा था। शुरुआत के कुछ समय बाद ही कई टीमों ने लीड बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करा दिया था। दूसरे, अनंत दिव्य पर्वत का एक नक्शा और विभाजन जोड़ा गया था। पूरे पर्वत को ऊपर से नीचे तक 4 चरणों में विभाजित किया गया था, जिन्हें अलग अलग रंगों से चिन्हित किया गया था। घने बादलों से ढका हुआ चमकीला लाल शिखर मायावी और छिपा हुआ था। अराजक ऊर्जा से घना बैंगनी पर्वत मंच रहस्यमय और शक्तिशाली था। पीले रंग का मध्य मंच टिमटिमाते सितारों जैसे चमकीले धब्बों वाला एक विशाल विस्तार अंतहीन आकर्षण से भरा हुआ था। हरी भरी, सुंदर और शांत तराई में रहस्यमयी संभावनाएं छिपी हैं। पहले वाली झील मध्य स्तर के ठीक नीचे, तलहटी के ऊपर है। वांग ये ने अनंत दिव्य पर्वत के पैमाने के आधार पर तुरंत इसका स्थान निर्धारित किया। जहां तक थंडरहॉर्न गोल्डन ड्रैगन की मांद का सवाल है, वह बैंगनी पर्वत मंच के आधार तक पहुंच गई थी। न केवल ये काफी दूरी पर था, बल्कि खतरे का स्तर भी बहुत अधिक था। स्वाभाविक रूप से यह एक प्राचीन मूल जानवर का ठिकाना था। 100 वर्षों में तेज और मजबूत मानव प्रतिभाएं लगभग शिखर तक पहुंच सकती हैं, वांग ये ने अपने मन में गणना की। अधिकांश मानव प्रतिभाएं संभवतः पर्वतीय स्तर पर होंगी। बाकी लोगों के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार पर्वतीय चरण के अवसर और लाभ स्पष्ट रूप से मध्य चरण से अधिक थे।
अकेले इसका क्षेत्रफल मध्य चरण के 10वें भाग से भी कम था, जिससे खोज करना अधिक सुविधाजनक हो गया। अपेक्षित औसत लाभ का तो जिक्र ही न करें, जो अपेक्षाकृत अधिक होगा। बेशक खतरा भी उतना ही था। 3 विकल्प, वांग ये ने मन ही मन सोचा। पहला चरण सबसे सौम्य है, जिसमें सबसे कम खतरा है, लेकिन सबसे कम अपेक्षित लाभ भी है। जल्दी से पीले मध्य चरण में प्रवेश करें और अवसरों की तलाश में बहुत समय व्यतीत करें। दूसरे चरण में सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें खजाने और अवसरों की खोज के लिए यथासंभव तेजी से पर्वतीय चरण तक पहुंचना होता है, तथा खोज का समय मध्यम होता है। तीसरा सबसे खतरनाक है, सीधे शिखर की ओर बढ़ना। जब तक कोई जीवित रह सकता है, लाभ बहुत अधिक हो सकता है, शायद जैकपॉट भी लग सकता है। ये सुपर जीनियस और मजबूत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, हालांकि खोज के लिए अधिक समय नहीं हो सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 मुकुटहीन राजा, लुवान रेंजिया और यू जुनशियांग, निश्चित रूप से तीसरी रणनीति का चयन करेंगे। उनके लिए दिव्य जन हॉल का चयन महज एक औपचारिकता थी। 5 स्थानों में से वे निस्संदेह 2 स्थान लेंगे। बाकी बात यह होगी कि अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए चयन के पूरे अवसर का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। अवसर की पहली लहर का आगमन _2। जहां तक पहले और दूसरे विकल्प का सवाल है, अनुमान है कि यह संख्या 50-50 या 40-60 होगी। व्यक्तिगत रूप से, यदि थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन कारक नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से दूसरा विकल्प चुनते। आखिरकार पहला विकल्प भाग्य और किस्मत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यद्यपि खोज के लिए अधिक समय है, लेकिन जब क्षेत्र बहुत विस्तृत हो तो संभावना का मामला वास्तव में व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। हालांकि थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन कारक के साथ मार्ग और लक्ष्य स्पष्ट हो गया। सीधे ऊपर की ओर बढ़ें और अत्यधिक गति से बैंगनी पर्वत की परत तक पहुंचें। फिर बैंगनी पर्वत परत के चारों ओर चक्कर लगाओ, थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन की मांद की ओर बढ़ो। यद्यपि यह मार्ग सीधे जाने की तुलना में थोड़ा चक्करदार हो सकता है, फिर भी बैंगनी पर्वत परत से अपेक्षित लाभ अधिक होगा। अनंत दिव्य पर्वत पर आकर कोई लालची कैसे न हो सकता है। चूंकि उन्होंने दिव्य जन हॉल के लिए चयन में भाग लिया था, चाहे उनकी योग्यताएं पर्याप्त हो या नहीं, उनका अंतिम लक्ष्य दिव्य जन हॉल के लिए एक विकल्प बनना कभी नहीं होगा। वह भी दिव्य जन हॉल के 5 स्थानों में से एक पर पहुंचना चाहेंगे। अल्पविराम, सीधे ऊपर की ओर। वांग ये ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करने वाले प्रथम समूह में से एक थे, तथा पर्वत परत की ओर बढ़ने वाले प्रथम समूह में से एक थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि कई खजानों को प्राप्त करना वास्तव में कठिन नहीं है, अक्सर यह सिर्फ 4 शब्दों में आ सकता है। पहले आओ पहले पाओ। जैसे स्वर्गीय देव जैड और पृथ्वी दिव्य जैड, जिन्हें जमीन से उठाकर ही पाया जा सकता है। अनंत दिव्य पर्वत की चौथी परत, जो दिव्य जैड के 4 प्रकारों के अनुरूप है। वांगे को स्वर्गीय देव जैड में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी परम दिव्य जैड और यहां तक कि अनंत दिव्य जैड में भी थी। यदि वह गलत नहीं था, तो वह पर्वत परत पर परम दिव्य जैड का सामना करेगा, और अत्यंत खतरनाक पर्वत की सबसे ऊपरी परत पर अनंत दिव्य जैड प्राप्त करने का मौका हो सकता है। स्नैप! उसने लापरवाही से मध्य परत से एक स्वर्गीय देव जैड को उठा लिया। वांग यी और गन जीनियस ने 30 वर्षों तक प्रतिदिन की भांति अपनी चढ़ाई जारी रखी। इस समय रैंकिंग में उच्च स्थान पर न होने के बावजूद इससे उनके लक्ष्य पर जरा भी असर नहीं पड़ा। लीडरबोर्ड पर प्रतिस्पर्धा पिछले 20 साल महत्वपूर्ण थे। हमने एक भी टीम का सामना नहीं किया है, गन जीनियस ने फुसफुसाया। हम अब उनसे नहीं मिलेंगे, वांग ये मुस्कुराया। आप उनसे तभी मिल सकते हैं जब आप तिरछे चलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सीधे ऊपर जाना सबसे छोटी दूरी है। सभी टीमों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। जब तक उनकी अपनी गति पर्याप्त तेज थी, वे पर्वतीय परत तक पहुंचने से पहले अन्य टीमों से नहीं मिलेंगे। इससे घर्षण और टकराव को न्यूनतम करना तथा अनावश्यक संघर्ष से बचना संभव हो गया। बेशक अनंत दिव्य पर्वत के मूल निवासी जंगली आदिम भयंकर जानवर सम्राटों और दिव्य जानवर सम्राटों से मुठभेड़ होना अपरिहार्य था, लेकिन उसके लिए ये धमकियां नहीं बल्कि उत्कृष्ट पूरक थीं। धमाका! अपने हाथ को तेजी से ऊपर उठाकर और वार करके वांग ये ने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और आदिम अंक अर्जित किए। वहां गन जीनियस का भाला एक घूमते हुए ड्रैगन की तरह था, जिसमें विस्मयकारी विस्फोटक शक्ति थी। 1000 साल की साधना ने उसकी भाला तकनीक को पहले से बहुत बेहतर बना दिया था, विशेषकर रात्रि जल दिव्य भाला, जिसे वह और भी अधिक अभ्यास के साथ दृढ़ता से चलाता था। वूश! वांग ये के भीतर का दिव्य जीवन देवी जैड प्रकाशित हो उठा। उन्होंने दिव्य जैड स्प्रिंग बैप्टिज्म के कैस कौशल का प्रयोग किया। गन जीनियस पर उतरते हुए ऐसा लगा जैसे आप जैड से बने झरने के पानी की एक परत से ढके हुए हैं, जो धुंधली सुंदरता बिखेर रही थी। गन जीनियस की खर्च हुई ताकत तेजी से ठीक हो गई, जिसमें आदिम दिव्य जानवर सम्राट द्वारा पहुंचाई गई चोटें भी शामिल थीं, जो आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं। तेजी लाते हुए ठीक होना। गन जीनियस ने हमेशा एक चरम अवस्था बनाए रखी, जैड स्प्रिंग बपतिस्मा के कारण।
एक जोड़ी खूबसूरत आंखें वांग ये की ओर देख रही थीं। गन जीनियस के दिल में गर्मजोशी और विस्मय का एहसास हो रहा था। वांग ये वास्तव में प्रभावशाली था। मात्र एक सहस्राब्दी में ही उन्होंने जेड पीपुल डिवाइन रेस के डिवाइन जेड अनलिमिटेड पथ में भी महारत हासिल कर ली थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान हर चीज पर गहनता से विचार किया गया। उसके साथ रहते हुए उसे बस संघर्ष करना था, जो बहुत आरामदायक था। इसके अलावा उसकी ताकत असाधारण थी, वह उसके प्रति बहुत विचारशील था और वास्तव में एक अच्छा इंसान था। क्या हुआ? वांग ये ने गन जीनियस की ओर देखा। नहीं, कुछ नहीं, गन जीनियस ने अपना छोटा सा सिर नीचे करते हुए शांति से जवाब दिया। जेड स्प्रिंग की आड़ में उसका छोटा सा चेहरा अनायास ही लाल हो गया। तारांकन, तारांकन। 60 साल बीत गए। चयन के दूसरे दौर में रैंकिंग दिन प्रतिदिन बदलती रही। आश्चर्य की बात यह है कि सिक्स किंग्स ने पहले राउंड जैसा प्रभुत्व नहीं दिखाया, जबकि कई की रैंकिंग 100 से भी अधिक थी। इसके विपरीत कई अज्ञात किसान रैंक में ऊपर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चोंग भाई, हमें शीर्ष 200 से बाहर कर दिया गया है, जूशिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये बहुत जल्दी है। जू चोंग उदासीन था। मजबूत जू भाई वर्तमान में केवल 72वें स्थान पर है। अब रैंकिंग व्यर्थ है, केवल उन मूर्खों के मनोरंजन के लिए। कोंग शालिंग की आवाज़ ठंडी थी, जो वर्तमान में उच्च रैंकिंग पर हैं। वे मूल रूप से खजाने की खोज करने के लिए मध्य स्तर पर रहने वाली टीमें हैं, अवसरों की तलाश में हैं। उनकी ऊपरी सीमा बहुत कम है और अंततः केवल कुछ टीमें ही देर से उपलब्धियों के साथ दिव्य लोगों के हॉल के लिए वैकल्पिक होने के लिए अपना रास्ता बना सकती हैं। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटियों पर भी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है और भाग्य भी अपना काम करता है। जूशिन ने दबाव महसूस किया। अगर हमारी किस्मत खराब है तो हम शून्य जाति को शर्मिंदा करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, कोंग शालिंग ने अपना सिर हिलाया। हम 3 लोगों की टीम है और हमारी ताकत पर्याप्त है। अगर हमारा सामना शीर्ष रैंक की किसी टीम से होता है तो हम उन्हें रोक लेंगे। अगर नियम इसकी मनाही नहीं करते हैं तो इसकी अनुमति है। वह निर्दयी। जूशिन आश्चर्यचकित था। ऐसी दुनिया में जहां ताकत सर्वोच्च है, शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है, शू चोंग ने कहा। मुझे किस्मत पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। हम पहाड़ों की परतों में जो भी खजाने और अवसर पा सकते हैं उन्हें जब्त कर लेंगे, और अगर हम नहीं पा सकते तो हम उन्हें बलपूर्वक ले लेंगे। यह इतना सरल है। बेशक, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे वास्तव में शीर्ष रैंक वालों में से हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। हमें अनावश्यक लड़ाइयों और अहंकार से काम लेने से बचना चाहिए। सब कुछ आगे बढ़ने पर आधारित है। अल्पविराम। कदम कदम। एक ही समय में 2 आकृतियां पर्वत परत पर पहुंचीं। यहाँ से नीचे देखने पर सब कुछ धुंधला था और नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा था। वांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, दबाव स्पष्ट रूप से बहुत अधिक बढ़ गया है। पर्वतीय परत का दबाव मध्य परत की तुलना में 10 गुना अधिक था। दमनकारी भावना अत्यंत तीव्र थी। जितना अधिक ऊंचाई पर गया उतनी ही अधिक ऊर्जा परिष्कृत और शक्तिशाली होती गई तथा इच्छाशक्ति का दबाव बढ़ता गया। आगे भी ऊपर जाना है? गन जीनियस ने पूछा। नहीं, वांग ये ने कहा। हमारी ताकत के साथ यह अज्ञात है कि हम आसानी से पहाड़ की सबसे ऊपरी परत तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर हम वहां पहुंच भी गए तो हमारे पास खजाने खोजने का समय नहीं होगा। ठीक है। गन जीनियस ने वांग यी की बात का अनुसरण किया। चलो चलें, कुछ खजाने लूटने का समय आ गया है। वांग ये ने थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन के स्थान पर ताला लगा दिया। हालांकि पहाड़ के निचले हिस्से की तुलना में ये दूरी कुछ कम थी, फिर भी ये दूरी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। एक मोटा अनुमान ये था कि वहां तक पहुंचने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे, और इन 10 वर्षों के दौरान वे पर्वतीय परत की भी खोज कर सके। कौन जानता था, कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य हो सकता है। पसंद करना। परम दिव्य ज़ैड, वांग ये ने कहा जब उसने अपने सामने मोटी बर्फ की दीवार को देखा और एक धमाके के साथ वह फट गई। जीवन दिव्य ज़ैड थोड़ा कांप उठा और वांग ये आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अल्टीमेट डिवाइन ज़ैड का एक पूरा टुकड़ा निकालते हुए उसने गन जीनियस की ओर देखा और दोनों के बीच मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। बिना प्रयास के कुछ हासिल करने का क्या मतलब है? प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। कांतिमय त्वचा चाहते हैं? ऐसा करें। ये था जैसा कि अपेक्षित था। अनंत दिव्य पर्वत के खजाने अक्सर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलते थे। बेशक इसमें भाग्य की भी भूमिका थी। चलो आसपास के क्षेत्र की जांच करते हैं, वांग ये ने गहरी निगाहों से कहा और खोज शुरू कर दी। ये दुनिया ज़ैड की तरह जमी हुई एक स्वतंत्र क्षेत्र की तरह काम करती थी, जिसमें रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियां निवास करती थीं। वह इससे बहुत परिचित था, क्योंकि यह जीवन दिव्य ज़ैड के समान था। छिपे हुए ज़ैड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वांग ये इस शक्ति से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। ये दिव्य ज़ैड असीमित पथ था।
उफनती दिव्य Z ऊर्जा ने आसपास की सभी बर्फ की दीवारों को जोड़ते हुए पर्वत परत द्वारा संघनित ऊर्जा के साथ मिलकर यहाँ दिव्य Z को अधिक तेजी से और अधिक आसानी से एकत्रित कर दिया। हड्डियों तक कड़ाके की ठंड। यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अनंत दिव्य पर्वत के सर्वव्यापी दबाव का तो कहना ही क्या, जो दोहरा उत्पीड़न कर रहा है। इसके अलावा आदिम दिव्य पशु सम्राट की उपस्थिति भी सामने आ गई। बस एक कूड़े का टुकड़ा टकराना। वांग ये ने उस विशाल अराजकता दिव्य शरीर को सीधे बर्फ की गुफा की तरह तोड़ दिया। स्तर 5 अराजकता दिव्य को मार डाला। 40 आदिम अंक प्राप्त किए। सरल, अब उसकी शक्ति अपार हो गई थी, बिना किसी बाधा के। वांग ये ने सावधानी से खोजबीन की। छोटी बर्फ की दीवार के अंदर स्वर्गीय देवता Z के 1, 2, 3 टुकड़े क्रमिक रूप से पकड़ लिए गए। ठंड और भी बढ़ गई, लेकिन फसल भी बढ़ गई। स्वर्गीय देव Z का 5वां टुकड़ा प्राप्त करने के बाद वांग ये ने परम दिव्य Z का एक और टुकड़ा खोजा, जो आगे बर्फीले द्वार के भीतर स्थापित था। धमाक! क्रूर बल के साथ वांग ये ने गेट तोड़ दिया और परम दिव्य Z का दूसरा टुकड़ा अपने कब्जे में ले लिया। अचानक दृश्य स्पष्ट हो गया तथा एक छोटी सी बर्फ की गुफा दिखाई देने लगी। अंदर बर्फ की खूबसूरत मूर्तियां थीं, जो सजीव थीं और अनगिनत युगों से बनी हुई थीं। बर्फ की गुफा के भीतर यह एक लघु साधना कक्ष जैसा दिखता था। छोटा किंतु पूर्ण। जो कुछ भी वहां होना चाहिए था वह सब वहां मौजूद था। एक निर्जीव अराजकता दिव्य शरीर ठीक बीच में बैठा था। Z सौंदर्य दिव्य दौड़ अराजकता दिव्य। उसके सामने शुद्ध और साफ बर्फ देवता Z का एक टुकड़ा बैठा था। अवसर की पहली लहर आ गई थी। 3 बार से अधिक नहीं। सर्वोच्च श्रेणी की बर्फ दिव्य Z, वांग ये ने ध्यान से समझा। ये काफी प्रभावशाली था। Z ब्यूटी दिव्य जाति के 1% से भी कम पूर्णता के दिव्य Z के पास केवल लगभग 10वां हिस्सा ही सर्वोच्च श्रेणी का था। इसे अराजकता देवताओं के बीच मजबूत माना जाता था। आखिरकार बर्फ दिव्य Z जीवन दिव्य Z की तरह नहीं था, जो एक सहायक प्रकार का दिव्य Z था। क्या आप इसे चाहते हैं? वांग ये ने गन जीनियस से पूछा। ये पहले से ही एक छोटे अवसर से संबंधित था। आखिरकार उन्होंने पहले ही दिव्य Z के बदले में छिपे हुए Z दायरे में एक अनंत दिव्य Z खर्च किया था। यह इस डिवाइन Z लगभग बराबर मूल्य का था। अगर गन जीनियस को इसकी जरूरत होगी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देगा। मुझे गन डिवाइन Z चाहिए, गन जीनियस ने धीरे से फुसफुसाया। Z ब्यूटी दिव्य जाति के विपरीत बिना संगत रक्तरेखा के अन्य मानव शक्तियां केवल एक प्रकार के दिव्य Z के साथ ही एकीकृत हो सकती हैं, अन्यथा ये संघर्ष होगा। वांग ये ने कहा, जब दूसरा दौर समाप्त हो जाए तो आदान प्रदान करने के लिए छिपे हुए Z दायरे में जाएं। चूंकि गन जीनियस इसे नहीं चाहता था, इसलिए उसने निपटान के लिए सर्वोच्च श्रेणी के आइस डिवाइन Z को Z तावीज में फेंक दिया। दूसरे राउंड के नियम पहले राउंड से अलग थे। प्राप्त खजाने को यदि कभी आंतरिक दुनिया, दिव्य वस्तुओं के भंडार, ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों और अन्य स्थानों में रखा जाए तो उसे अनंत दिव्य पर्वत के लाभ के रूप में Z तावीज द्वारा दोबारा विश्लेषित नहीं किया जा सकेगा। इससे धोखाधड़ी की किसी भी संभावना को रोका जा सका। अनंत दिव्य पर्वत में खजाने पाने की 2 संभावनाएं थीं, या तो उन्हें अपने पास रखें या दूसरे दौर की टीम के लाभ के रूप में। बेशक टीम का लाभ आखिरकार फिर भी किसी की जेब में ही जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर 8 परम दिव्य Z के मूल्य पर वांग ये ने देखा। ये वही था जो उन्होंने अनुमान लगाया था। यद्यपि यह बर्फ दिव्य Z पहले से ही छिपे हुए Z क्षेत्र के औसत दिव्य Z स्तर से परे था, लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य स्पष्टतः भिन्न थे। हालांकि इस दौर से प्राप्त लाभ पहले से ही काफी अधिक थे। 10 परम दिव्य Z, 5 स्वर्गीय देव Z। पिछले संचय के साथ उनकी 2 व्यक्ति टीम की रैंकिंग में 700 स्थानों की बढ़ोतरी हुई। मूल 830वें स्थान से वे 45वें स्थान पर पहुंच गए। एक बड़ी वापसी। दिव्य जन हॉल की प्रतीक्षा सूची में सीधे प्रवेश। कार्यकुशलता में सुधार भयावह था। इतना ऊपर गन जीनियस ने आश्चर्य से देखा। भाग्यशाली केवल हम ही नहीं हैं, वांग ये ने कहा। अब शीर्ष रैंक पर देखें। प्रारंभिक प्रतिभा गार्डन से कई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे जैसे पर्वत शिखर परत पर कुछ अवसर पाए। प्रवेश करने वाले पहले बैच के पास सबसे समृद्ध संसाधन थे, क्योंकि अनंत दिव्य पर्वत पर Z ब्यूटी दिव्य जाति का नियंत्रण था, जिससे प्रवेश सीमित था। बहुत सारे स्थान अभी भी अछूते थे और समय के साथ वहां काफी संसाधन एकत्रित हो गए। उदाहरण के लिए ऊर्जा संघनन से निर्मित विभिन्न दिव्य Z, गिरे हुए पावर हाउसों से प्राप्त अवशेष इत्यादि। वांग यी ने एक मृत Z ब्यूटी डिवाइन रेस पावर हाउस से उपकरणों का एक सेट भी छीन लिया। इन्हें वह Z ताबीज में नहीं डालता था, बल्कि स्वयं के लिए प्रयोग करता था। परीक्षण के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। ऐसा लगता है कि दूसरे राउंड में हमें अच्छी किस्मत मिलेगी, वांग ये ने मुस्कुराते हुए गन जीनियस से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर गन जीनियस ने हल्के से सिर हिलाया, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। अल्पविराम 45वां स्थान
जिंगचेन ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी। वह वांग यी की रैंकिंग पर ध्यान दे रही थी। उसे अचानक उड़ता देख वह समझ गई कि कुछ हुआ है। हालांकि उसने दावा किया कि उसे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन वह वास्तव में दूसरे राउंड में वांग यी को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराना चाहती थी। इसलिए इस बार भी उन्होंने केवल 2 व्यक्तियों की टीम बनाई। उनके बगल में जिंग येसी थी, जिन्हें टैलेंट गार्डन में 55वां स्थान मिला था। शांत, बुद्धिमान और संयमित होने के कारण वह उसकी अच्छी मित्र भी थी। हालांकि उसकी ताकत उससे कुछ कम थी, लेकिन जिंगचेन के लिए दोस्त बनाना कभी भी उनकी ताकत पर निर्भर नहीं था, क्योंकि वह स्वयं काफ़ी मजबूत थी। जिंगचेन ने कहा, जिंग, क्या हमें खजाने की खोज के लिए पहाड़ की चोटी पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए? जिंग येसी ने शांतिपूर्वक कहा, समान परतों के बीच की खोज ऊपर की ओर खोज करने की तुलना में कम कुशल है, क्योंकि ऊपरी परतों को निश्चित रूप से अन्य टीमों द्वारा नहीं छुआ गया है और अवसर मिलने की अधिक संभावना है। ओह, मैं तो बस पूछ रही थी। जिंगचेन कुछ हद तक असंतुष्ट थी कि वांग ये की रैंकिंग उससे अधिक थी। चलिए मूल योजना पर ही टिके रहते हैं, जिंग येसी ने कहा। माउंटेन टॉप लेयर पर दबाव हमारे लिए सहनीय नहीं हो सकता है, लेकिन सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हुए जितना संभव हो उतना ऊपर जाने से निश्चित रूप से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। जिंगचेन ने कहा, क्या होगा अगर हमारी किस्मत बहुत खराब हो जाए? पिछले 10 वर्षों में अन्य टीमों से छीनना। जिंग येसी अभी भी बहुत शांत था। मुझे यह विचार पसंद है। जिंगचेन की आंखें चमक उठीं। चलो, हम वांग ये से छीन लेंगे। जिंग येसी ने उसे हल्के से देखा। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? नहीं, जिंगचेन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जिंग येसी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम जब उससे टकराएंगे तब देखेंगे। ठीक है। अल्पविराम। पर्वत शिखर स्तर पर वास्तव में प्रचुर अवसर थे। अवसर प्राप्त करने की संभावना स्पष्टतः मध्यम स्तर की तुलना में अधिक थी, लेकिन अक्सर इसका मतलब कुछ लोगों के लिए खुशी और दूसरों के लिए दुख होता था। खराब किस्मत वाली टीमों को अक्सर लगातार गिरावट का सामना करना पड़ता है। जू चोंग टीम की तरह। अनंत प्रतिभा उद्यान से प्रतिभाओं को एकत्रित करना। शून्य जाति से 3 प्रतिभाएं। जू चोंग 36वें स्थान पर, जू शिन 55वें स्थान पर, कोंग शालिंग 69वें स्थान पर। दिव्य लोगों के हॉल चयन के लिए स्थिर उन्नति सुनिश्चित करने के लिए 3 अच्छी तरह से समन्वित शून्य जाति प्रतिभाओं ने टीम बनाई। जब तक उनका सामना 6 राजाओं से नहीं हुआ, उन्हें किसी से डर नहीं लगा। किसने सोचा था कि वे इतने बदकिस्मत होंगे? लगातार बदकिस्मत। लगभग 70 वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने मिलकर 5 से भी कम परम दिव्य जैड एकत्र किए थे और प्रत्येक व्यक्ति को 2 भी नहीं मिले थे। ये कहना कि वे चिंतित नहीं थे, झूठ था। आखिरकार वे जानते थे कि पहले 10 वर्षों में पर्वत शिखर परत से प्राप्त लाभ निश्चित रूप से सबसे अधिक थे। यदि वे अगले 30 वर्षों तक भी पर्वत शिखर परत पर बने रहे, तो भी संचित लाभ इन 10 वर्षों के बराबर नहीं हो सकते। अब हमारे पास 3 विकल्प हैं, शू चोंग ने गंभीरता से कहा। या तो मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ें, या पहाड़ की निचली परतों के चारों ओर चक्कर लगाएं और बचे हुए समय में मूल रूप से आधा चक्कर पूरा करें। या फिर पहाड़ की ऊपरी या मध्य परत पर चले जाएं और अपनी किस्मत आजमाएं। या फिर हम पूरा प्रयास करके सीधे माउंटेन टॉप लेयर की ओर जा सकते हैं। जू शिन और कोंग शानलिंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। प्रत्येक विकल्प के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन निर्णय तुरंत लेना आवश्यक था। चलो पहले तीसरे विकल्प को खारिज करते हैं, चोंग। जू शिन ने सावधानीपूर्वक चेतावनी दी। जैसा कि जू गे ने उल्लेख किया है, पहाड़ की शीर्ष परत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत के बिना अवसरों को प्राप्त करना तो दूर की बात है, केवल आत्मसुरक्षा भी एक समस्या होगी। प्रहार नियम _2। दूसरा विकल्प चुनना भाग्य पर बहुत अधिक निर्भर है। कोंग शालिंग ने हिचकिचाहट दिखाए। उनकी टीम बदकिस्मत थी। ये साबित करने के लिए कि वे कितने बदकिस्मत थे, एक और किस्मत पर दांव लगाने का कोई कारण नहीं था। तो फिर हम मूल योजना पर ही टिके रहें। शू चोंग ने वास्तव में प्रारंभिक योजना को प्राथमिकता दी। इस तरह कम से कम हम पहाड़ की तलहटी में कोई अवसर नहीं चुकेंगे। यहाँ हम कई कमज़ोर टीमों का भी सामना कर सकते हैं और हमारी संयुक्त युद्ध क्षमता के साथ हम तीनों उन्हें हराने और ख़त्म करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है। तारांकन। तारांकन। पहाड़ के तल पर। फुट फुट। वांग यी और गन जीनियस जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर थे। गन जीनियस को वांग यी की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि इन 10 वर्षों में उन्होंने लगभग कुछ भी हासिल नहीं किया। भाग्य में सदैव उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वांग ये शांत रहा। ये रैंक 45 से 75 तक की गिरावट मात्र है। अभी भी शीर्ष 100 में कोई जल्दबाजी नहीं। इस दशक में जैसे जैसे मजबूत टीमें शिखर तक पहुंची, रैंकिंग में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि उनके पास कई अल्टीमेट दिव्य जैड थे, लेकिन इसकी तुलना अनंत दिव्य जैड वाली टीमों से नहीं की जा सकती थी। इससे उनकी रैंक को स्थिर करना चुनौतीपूर्ण हो गया, लेकिन उन्हें केवल 2 अनंत दिव्य जेडों की आवश्यकता थी।
एक उसके लिए और एक गन जीनियस के लिए, तथा अल्टीमेट डिवाइन जेड के बंटवारे के साथ वे मूल रूप से शीर्ष 100 के भीतर स्थिर हो सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जाओ, थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन से कुछ तोड़ो। ये प्राचीन मूल जानवर उन्हें आसानी से एक अनंत दिव्य जेड दे सकता है, और दो और तोड़ना निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं होगा। इसके अलावा वे पहले से ही बहुत करीब थे। वे जल्द ही ड्रैगन नेस्ट पर पहुंच जाएंगे। वांग यी इस प्राचीन मूल जानवर से मिलने के लिए उत्सुक था। यदि वह गलत नहीं था, तो संभवतः रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतिभागी नंबर 1 के साथ इसका कुछ अस्पष्ट संबंध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये निश्चित रूप से एक बड़ी मदद हो सकती है। वांग ये ने अचानक अपनी गति धीमी कर दी, उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके बगल में बैठी गनजीनियस को भी यह महसूस हुआ, उसकी गुलाबी लंबी बंदूक हल्की सी हिल रही थी। 3 शक्तिशाली उपस्थितियां, प्रतिस्पर्धी टीमों के साथ यह उनका पहला मुकाबला नहीं था। 7 साल पहले वे पहली टीम से मिले, एक दूसरे का अभिवादन किया और काफी मित्रवत थे। 3 वर्ष पहले वे दूसरी टीम से मिले, सावधानी से एक दूसरे का परीक्षण किया और बिना किसी घटना के निकल गए। इस बार यह उनकी तीसरी मुठभेड़ थी। पर्वत शिखर परत में, जो तलहटी और मध्य परत की तुलना में बहुत छोटी होती है, अन्य टीमों से टकराना बहुत सामान्य बात थी। हुश हुश हुश, अंतरिक्ष समय तरंगें, अराजकता का फैलाव। 3 स्वाभाविक रूप से अराजकता को नियंत्रित करने वाली शून्य जाति की प्रतिभाएं प्रकट हुईं, जू चोंग, जू शिन और कोंग शानलिंग। 3 तेज निगाहें वांग यी और गन जीनियस पर पड़ीं और उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। वे मूल रूप से पास में ही किसी प्राचीन मूल के जानवर के होने का संदेहास्पद निशान खोज रहे थे और देख रहे थे कि क्या उन्हें कोई अवसर मिल सकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वांग यी और गन जीनियस से मिलेंगे। यह उनकी किसी अन्य टीम की पहली खोज नहीं थी। पहली टीम जो उनसे मिली वह बहुत मजबूत थी, जीत के प्रति अनिश्चित थी। जू चोंग और अन्य ने उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी टीम जो उनसे मिली वह भी उनकी तरह ही बदकिस्मत थी। शू चोंग और अन्य लोग लड़ने से कतराते थे। इस बार भी यह उनकी तीसरी मुठभेड़ थी। एक भाग्यशाली मुलाकात, 3 स्ट्राइक और आप आउट। दूसरे राउंड की रैंक 75, अनुमानित कम से कम 10 या अधिक परम दिव्य जेड, जू चोंग ने गुप्त रूप से जूशिन और कोंग शानलिंग को बताया। प्रारंभिक टैलेंट गार्डन रैंकिंग, वांग ये 361, गन जीनियस 99। जूशिन को अपने हर प्रतिद्वंद्वी का विवरण अच्छी तरह से पता था। पहले दौर के अंत में लड़ाकू कौशल का अनुमान, वांग यी 50 से 100 के बीच, गन जीनियस 60 से 100 के बीच। हमें जीत पर दृढ़ पकड़ है, कोंग शानलिंग ने शांति से कहा। वांग यी की ताकत रहस्यमय और अज्ञात है। मेरा सुझाव है कि जूशिन और मैं पहले पानी का परीक्षण करें, जबकि आप, भाई चोंग, अपनी सबसे मजबूत क्षमता के साथ उसे जल्दी से हरा दें, क्योंकि वह आक्रमण में मजबूत है लेकिन रक्षा में कमजोर है, जिससे हमारी पहली बढ़त सुनिश्चित हो। जाओ, जू चोंग ने संक्षिप्त स्वर में कहा। तीनों ने तुरंत युद्ध शुरू कर दिया। लगभग तुरंत ही निर्णय लिया गया। हम अभी भी युद्ध से बच नहीं सकते, वांग यी और गन जीनियस अच्छी तरह से जानते थे, भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी यात्रा को कम प्रोफाइल रखा था, कि चीजें आसानी से नहीं होंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सभी टीमें विनम्र नहीं होती। दूसरे चरण में आगे बढ़ने के मामले में निचली रैंकिंग वाली टीमें निश्चित रूप से जोखिम उठाएंगी। आखिरकार पहले दौर की बड़ी परीक्षा में तो वे इसका सामना कर ही चुके थे। क्या ये सिर्फ लड़ाई नहीं है? वह मुसीबत नहीं चाहता, लेकिन न ही उससे डरता है। उनके प्रतिद्वंद्वी कितने ताकतवर थे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कभी नहीं डरे। जीवन दिव्य जेड के साथ लगातार जेड स्प्रिंग बपतिस्मा प्राप्त करने और 70 वर्षों तक अनंत दिव्य पर्वत में रहने के बाद वांग यी और गन जीनियस ने हमेशा अपनी चरम अवस्था को बनाए रखा था। उनकी युद्ध क्षमता और ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। वर्तमान में ये निस्संदेह एक महान लाभ था, फिर भी नुकसान भी काफी बड़ा था। शून्य जाति स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष और समय की अराजकता को नियंत्रित करती है। अपने विरोधियों की तुलना में कमजोर लोगों के लिए उनके अराजक नियंत्रण से बच निकलना चुनौतीपूर्ण था, विशेषकर ये तीनों जो शीर्ष 100 प्रतिभाओं में शुमार हैं। सबसे बड़ा खतरा जू चोंग है। वांग ये ने तीनों के हमलों से तुरंत उनके इरादे का अनुमान लगा लिया। अराजकता की धुंध में लिपटा काले रंग का युद्धक परशु थामे पुनर्तः काले कवच में लिपटा जू चोंग शून्य से उभरते हुए एक राजा की तरह लग रहा था, जो मुख्य रूप से अपनी आक्रामक शक्तियों के लिए जाना जाता था। टैलेंट गार्डन में 36वें स्थान पर होने के बावजूद गन जीनियस का सामना करना एक कठिन लड़ाई थी। आक्रमण बनाम आक्रमण, बंदूक का जीनियस, बचाव में सबसे कम कुशल। धमाका, वांग यी के मायरियड लॉ ब्लडलाइन का प्रदर्शन। मायरियड लॉ दिव्य चक्र उसके पीछे दिखाई दे रहा है। 10 दिव्य आत्मिक शक्तियों के साथ आत्मा विभाजक और 12 सांसारिक शाखाओं के द्वार ने अलग अलग हमलों और बचावों का प्रदर्शन किया। एक तरफ गन जीनियस के हमलों को रोकते हुए उसने दूसरी तरफ जू चोंग पर हमला किया ताकि उसका दबाव कम हो सके। दूसरे मोर्चे पर खुद को केंद्रित करते हुए उन्होंने जू शिन और कोंग शानलिंग का विरोध किया।
हालांकि 12 सांसारिक शाखा द्वार सिर्फ एक उच्च श्रेणी का फॉर्चून दैवीय कलाकृति था, जिसमें पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर इसके नाभिक के रूप में था, जो कि अराजकता चरम पथ में असंख्य कानून रक्तरेखा और आत्मा विभाजक के साथ जुड़ा हुआ था। इस क्षण प्रदर्शित शक्ति किसी उत्तम भाग्य दैवीय कलाकृति से कम नहीं थी, यहाँ तक कि एक परम भाग्य कलाकृति से तुलनीय भी थी। अभी भी एक औरत के बारे में चिंता कर रहे हो? कोंग शेलिंग की आवाज़ ठंडी थी, उसके हमले और भी ठंडे थे। एक खोपड़ी के आकार की काली बंदूक अंतहीन अराजकता को भेदती हुई आगे बढ़ी, इसकी केंद्रित विस्फोटक शक्ति गनजीनियस की तुलना में जरा भी कमजोर नहीं थी। भयानक ऊर्जा ने 12 सांसारिक शाखाओं के द्वार की सुरक्षा को भेद दिया और सीधे चेहरे पर निशाना साधा। उसी समय ऐसा लगा जैसे वांग यी के पीछे आयामी दरारें खुल गई हों। कोंग शेलिंग से भी अधिक भयानक आभा एक भूत की तरह उसके पास आई, जो उसे पाताल लोक में खींच ले जाना चाहती थी। जू शिन, एक खामोश नीली खजाने वाली तलवार गर्दन के आर पार बह गई। शून्य जाति, हाथापाई की लड़ाई में अत्यधिक निपुण। खड़खड़ाहट, टकराव। वांग ये तैयार था, 2 सिर वाले 4 भुजाओं का उपयोग करते हुए एक साथ दोनों तरफ से होने वाले हमलों का प्रतिरोध करना। एक तरफ एक नया गोल्डन विंग बैटल ब्लेड गोल्डन विंग्स कैसे एक्सट्रीम पाथ बर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। विभिन्न विशेष प्रभावों को बढ़ावा दिया गया, जिससे दोनों विरोधियों को सिर पर दर्दनाक वार किया गया। क्रैक थंडर सेबर तकनीक ने आत्मा को विभाजित करने वाले दिव्य थंडर को इकट्ठा किया, एक शक्तिशाली बल जो पहले क्षण में नए युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है। बहुत मजबूत। वांग यी से भिड़ने के बाद जू शिन और कोंग शानलिंग पीछे हट गए, उनके चेहरों पर तुरंत एकाग्रता दिखाई देने लगी। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, टीम प्रतियोगिता के पहले दौर में 6ठे स्थान पर वांग यी की ताकत जबरदस्त थी। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर भी वे पूरी तरह आश्वस्त थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। धमाका, अराजक बमबारी। वांग यी ने अचानक विलशॉक के साथ विस्फोट किया, जिससे जू शिन और कोंग शानलिंग आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वे पीछे हट गए। वांग यी ने न केवल बचाव जारी रखा, बल्कि पास के सबसे मजबूत शू चोंग पर भी हमला किया। इस अप्रत्याशित हमले से जू चोंग अप्रत्याशित रूप से हिल गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसका तारा केंद्र तीव्र गति से कंपन करने लगा तथा उसे छोटी मोटी चोटें भी आईं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह पागल हो गया है? वाकई एक सच्चा प्रेमी। जू चोंग की चेतना वापस लौटी और उसके चेहरे पर झुंझलाहट का भाव दिखा। उसके सामने का शिकार गनजीनियस पहले ही गायब हो चुका था। स्पष्टतः वांग यी को पता था कि वे बचकर नहीं निकल सकते थे, इसलिए उन्होंने अकेले ही पीछे हटने का निर्णय लिया, जिससे गनजीनियस को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, जू चोंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। काला युद्ध परशु अपनी शक्ति दिखाने के लिए कांप रहा था। जू शिन और कोंग शानलिंग ने उसके साथ एक लोहे का त्रिकोण बनाते हुए वांग यी को केंद्र में घेर लिया। मौत के अपरिहार्य पिंजरे की तरह। वांग यी की आंखें गहरी और चमकदार थीं। गनजीनियस ने उनके निर्देशों का पालन किया और ड्रैगन नेस्ट की ओर चल पड़ा। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली थे और सामान्य युद्ध में उनके पक्ष के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, तथा गनजीनियस की मृत्यु लगभग निश्चित थी। लेकिन वह अलग था, उसके पास जीवन रक्षक जिन यू शॉ था, उसे यहाँ किसी भी हालत में नहीं हराया जा सकता था। यदि सब कुछ ठीक रहा तो गनजीनियस एक आश्चर्य भी ला सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें थोड़ा और दबाव सहना होगा। उसके खिलाफ 3। तो फिर चलो एक बार कोशिश करते हैं। वांग यी का लड़ाकू उत्साह बहुत ऊंचा था। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है? बैकक्वोट। भगवान अनुबंध। दामो अराजकता शरीर। स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी। वांग यी ने पलक झपकते ही 3 तीव्र हमले किए। ताइची की तरह 10 नेत्रों वाली विशाल संरचना ने विभिन्न तत्वों को संघनित कर दिया तथा शक्तिशाली ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ दिया। शून्य में काले और सफेद रंग के ताइची पैटर्न उभरे, जिसके केंद्र में स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय था, जो एक जबरदस्त गति को प्रकट कर रहा था। एक पूर्ण कोर के साथ स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी की शक्ति एक पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट से कम नहीं थी। संभवतः आमने सामने की लड़ाई में इसकी शक्ति बहुत सीमित थी, लेकिन एक पर अनेक, अनेक पर अनेक तथा विभिन्न जटिल स्थितियों में इसके अद्वितीय लाभ थे। विशेषकर रक्षा में ये शून्य जाति की स्थानिक लौकिक अराजकता पर भी एक बाधा थी। सरनी को तोड़े बिना नियंत्रण की बात कैसे की जा सकती है? धमाका। जू चोंग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और सीधे शीर्ष यिन यांग आरेख की ओर बढ़ गया। काली युद्ध परशु एक पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट की शक्ति के साथ फट गई। अराजकता दिव्य शक्ति हड़ताली। इच्छा शक्ति के दमन को नजरअंदाज करते हुए सबसे बड़ी ताकत के साथ हमला प्रदर्शित करना वास्तव में 36वें रैंक वाले सुपर जीनियस के योग्य है, लेकिन बलपूर्वक इस व्यूह को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, विशेष रूप से स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय जैसे कोर के साथ। और वांग ये एक चरम अराजकता दिव्य प्राणी की इच्छा शक्ति के साथ इसे मजबूत कर रहा है। पोम्फ।
वांग ये ने अपनी इच्छाशक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की परवाह नहीं की। उसकी स्टार कोर ऊर्जा में भारी कमी आ गई क्योंकि उसने जूचोन पर एक और इच्छाशक्ति प्रहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पांचों तत्व एकत्रित हो गए, यिन और यांग एक हो गए, और स्वर्गीय चक्र इच्छा का प्रभाव पिछले प्रहार से भी अधिक शक्तिशाली था। ये जूचोन को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। इसने एक अखंड टाइल बने रहने की अपेक्षा जेड के टुकड़ों में बिखर जाने के संकल्प को भी दर्शाया। लानत है, जूचोन को कुछ थकावट महसूस हुई। वह ऐसी लाभप्रद स्थिति में वांग यी के साथ पारस्परिक विनाश नहीं सहना चाहता था। निरंतर इच्छाशक्ति की कमी का मतलब था कि भले ही उन्होंने वांग ये को हरा दिया और खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी क्षति होगी। एक प्रहार ने यिन यांग आरेख को तोड़ दिया, लेकिन शूचोन को जो झटका लगा उसने उसे अपने अगले कदम के बारे में संकोच में डाल दिया। क्या बलपूर्वक पुनः सरणी को तोड़ना उचित था? ऐसा है मानव स्वभाव, और यही वह बात थी जिस पर वांग यी दांव लगा रहा था। 3-0 जाति प्रतिभाओं में से जूचोंग में सबसे मजबूत ताकत थी, यहाँ तक कि अन्य दो को मिलाकर भी पार कर गया। यदि जूचोंग पर लगाम नहीं लगाई जाती तो वांग यी के पास सफलतापूर्वक बचाव करने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन अब स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय और पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर एकजुट हो गए हैं और एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर रहे हैं। ऊर्जा की अंतहीन धारा और उसकी अपनी इच्छाशक्ति, जो उसके आंतरिक ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, ने न केवल आक्रमण और बचाव को एक बना दिया, बल्कि उसे अविश्वसनीय सहनशक्ति भी प्रदान की। बिल्कुल अपने जैसा। बूम बूम बूम। असंख्य कानून रक्तरेखा के तहत वांग यी की 12 सांसारिक शाखाओं का दरवाजा पूरी तरह से फट गया। 2 सिर और 4 भुजाओं वाले उसने अपने आक्रामक हमले को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने जूशिन और कोंग शानलिंग के साथ लगातार मुकाबला किया और किसी को भी कोई मौका नहीं दिया। बचाव के रूप में आक्रमण, विशुद्ध रक्षा उनकी विशेषता नहीं थी, और यह उन तीनों को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में वह समय खरीद रहा था, सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह अपनी सारी उम्मीदें गन जीनियस और थंडरहॉर्न गोल्डन ड्रैगन पर नहीं लगा सकता था। वह अपने आप पर भरोसा कर रहा था। फुफकार। वांग ये को जूशिन से झटका लगा। वह थोड़ा चौंक गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अचंभित था। वांग यी की अराजकता नाशक दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई। नया स्वर्ण पंखों वाला युद्ध ब्लेड गर्व से खड़ा था, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने साथ नीचे ले जाने का इरादा रखता हो। यह अधिक सतर्क और डरपोक जूशिन ने वार को टाला, लेकिन जल्दी से पीछे हट गया। आसपास की संरचना एक क्षण में बदल गई। भूभाग नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गया, जिससे एक भ्रमित करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी भंवर उत्पन्न हो गया। अरे नहीं, जाल में फंस गए। जूशिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। वांग ये का लक्ष्य हमेशा तीनों में सबसे कमजोर कोंग शानलिंग रहा था। भले ही उनकी रैंकिंग 69 थी, लेकिन 70 वर्ष बीत चुके थे और उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता शिखर से बहुत दूर थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय गति और लड़ाकू भावना दोनों में वांग यी का पलड़ा भारी था। अब सही अवसर था। व्यर्थ संघर्ष। कोंग शानलिंग की कंकाल जैसी काली बंदूक ने एक बार फिर वांग ये की रक्षा को भेद दिया। समृद्ध जीवन दिव्य शक्ति ने वांग यी के पूरे शरीर को कवर किया। जेड स्प्रिंग बपतिस्मा एक साथ हुआ और 12 सांसारिक शाखाओं का दरवाजा रक्षा संघनित और बिखर गया। क्रैक। वांग यी ने पहाड़ की चोटी पर जो उत्तम फॉर्चून आर्टिफैक्ट कवच हासिल किया था, वह भी चकनाचूर हो गया। कोंग शानलिंग का हमला गन जीनियस जितना ही विस्फोटक था, लेकिन उनका बचाव भी उतना ही मजबूत था। सिजल सिजल सिजल। वांग ये के हमले ने आत्मा को विभाजित करने वाले दिव्य थंडर के साथ कोंग शानलिंग को फिर से खोज निकाला। स्तर 5 दिव्य वस्तु जियोकुई एक भयंकर सिर के साथ शून्य में प्रकट हुई, जिसने आत्मा के हमले की मारक क्षमता को बढ़ा दिया। कांति में त्वचा चाहते हैं? ऐसा करें। 6 भारतीय महिलाएं जो खूबसूरत और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। शूशिन और कोंग शानलिंग के साथ पहले टकराव से ही उन्होंने दोनों की ताकत और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। जूशिन ताकत में अधिक कुशल था और उसमें कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन कोंग शानलिंग की दिव्य आत्मा रक्षा मजबूत नहीं थी, और वह एक षटकोणीय योद्धा था। चाहे वह दिव्य शक्ति हो, दिव्य शरीर हो या दिव्य आत्मा की क्षति हो, उसके पास विश्वसनीय घातक चालें थीं। पागलपन और चोट का जोखिम उठाने को तैयार वांग ये की नई गोल्डन विंग बैटल ब्लेड ने कोंग शानलिंग की रक्षा को भी चकनाचूर कर दिया। 13 अराजकता चरम पद तकनीकें एक साथ फूट पड़ीं, और जैसे ही कोंग शानलिंग ने उच्च आयामी ब्रह्मांड में चोटों को सहन किया, आकाश के पहिए फट गए। आप चिकन चरम पथ, आप आत्मा स्वर्गीय पथ, आप नेंग स्वर्गीय पथ, सभी पूरी तरह से प्रदर्शित। असंख्य आत्मा चोंच ने आत्मा ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। वांग ये ने अपनी स्वयं की थकावट की परवाह न करते हुए अपनी संपूर्ण दिव्य आत्मा की ऊर्जा को बलपूर्वक प्रज्वलित कर दिया। कोंग शानलिंग का चेहरा पीड़ा से मुड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, पुतलियां तेजी से सिकुड़ने लगी, उसकी दिव्य आत्मा रक्षा का स्थानिक खजाना बिखर गया।
फिर भी शून्य जाति की गहन शक्ति नींव ने उसे वांग ये के विस्फोटक दिव्य आत्मा हमले से बचने की अनुमति दी। भले ही उनकी आत्माओं के बीच बहुत बड़ा अंतर था। पागल आदमी। वांग यी निश्चित रूप से एक पागल आदमी था। कौन किसी दूसरे को भारी आघात पहुंचाने के लिए अपनी आत्मा को चकनाचूर करने का जोखिम उठाएगा। कोंग शानलिंग जोर जोर से सांस ले रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके सामने वांग ये गायब नहीं हुआ था, टूटी हुई आत्मा के साथ भी वह समाप्त नहीं हुआ था। ये कैसे संभव था? क्योंकि मेरे पास 10 दिव्य आत्माएं हैं। वांग ये ने फिर हमला किया। कैसे एक्सट्रीम पाथ सोल स्प्लिटर माइरिड लॉ ब्लडलाइन के साथ संयुक्त। एक बार माइरिड लॉ प्रिमिटिव कबीले की एक विशेष चाल थी। आत्मा विभाजक की ताकत सिर्फ 10 दिव्य आत्माओं के साथ एक साथ अराजकता कौशल को तैनात करने में नहीं थी। इससे आत्मा को होने वाली निरंतर क्षति की तीव्रता पर भी नियंत्रण संभव हुआ। एक आत्मा को चकनाचूर कर देना, इससे क्या होगा? उसके पास अभी भी 9 और थे। धमाका। लगातार दूसरे प्रहार से कोंग शानलिंग पर प्रहार हुआ। उसकी बची हुई सुरक्षा भी पूरी तरह नष्ट हो गई। पहले से ही दिव्य आत्मा शक्ति में भारी कमी से पीड़ित कोंग शानलिंग को वांग ये द्वारा 2 बार मारा गया। कमजोर दिव्य आत्मशक्ति हवा में लुप्त हो गई। वूश। जैद ताबीज की रोशनी चमक रही थी, जो कोंग शानलिंग की रक्षा कर रही थी, क्योंकि वह जैद दरार में फंस गया था। उसी समय जैद ताबीज पूरी तरह से मंद हो गया। कोंग शानलिंग बाहर। क्या? जूशिन की नीली खजाने वाली तलवार प्रकाश की एक लहर को लहराते हुए एक बार फिर से स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी को खोलती हुई सभी के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि उनके अच्छे दोस्त कोंग शानलिंग का खात्मा पहले ही तय हो चुका था। स्वूश। वांग यी का जीवन दिव्य जैद शानदार ढंग से चमक उठा। एक बार फिर जैद स्प्रिंग बैप्टिज्म से आच्छादित होकर वह तेजी से ठीक हो गया और पीछे हट गया। अब तक ताइजी सरनी ऊर्जा ग्रिड के शीर्ष पर क्षतिग्रस्त हो गई थी और जू चोंग ने यह भी देखा कि कोंग शानलिंग मारा गया था और वह क्रोधित हो गया। 1 के विरुद्ध 3 निश्चित विजय। फिर भी उन पर जवाबी हमला किया गया और एक व्यक्ति मारा गया, पूरी तरह से लाइन से बाहर। यह आक्रोश कैसे न प्रकट किया जा सकता था? जीवन दिव्य जैद के लिए भगवान का शुक्र है, वांग यी ने बहुत तेज गति से कहा। उसका आत्मविश्वास पूर्ण था। उन्होंने 1 के विरुद्ध 3 का सामना किया था। 1 के विरुद्ध 2 का सामना करने पर भी उन्हें टिके रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जीवन रक्षक दिव्य कौशल जिनयू शॉ का उपयोग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार शून्य जाति के शेष सदस्य उससे कम उत्साही और दृढ़ थे। देखते हैं आखिर में किसकी हंसी होगी। अल्पविराम। जू चोंग और जू शिन बेहद परेशान थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर वे यह बात जोर से कहें तो कितनी शर्मनाक बात होगी। लेकिन इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह थी कि एक हताश लड़ाई में वांग यी के हाथों मारा जाना। यह आदमी पागल था। चाहे वह दैवीय आत्मा शक्ति के हमले हों या विल शॉक्स, वह ऐसे लड़ता था जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर करता हो। जू चोंग और जू शिन दोनों को अपनी अपनी शंकाएं थीं और वे अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार ये पहले दौर से अलग था। यहाँ पर बाहर होना असफलता के समान था। इसके अलावा उनका मानना था कि उनकी ताकत विपक्ष को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। बैंग बैंग बैंग। दोनों ने मिलकर काम किया। एक ने व्यूह रचना को तोड़ा और दूसरे ने वांग यी को थका दिया। उनकी भूमिकाएं स्पष्ट थीं, धीरे धीरे वांग यी की रक्षा और ऊर्जा ग्रिड को कमजोर करना। विशाल पर्वतीय क्षेत्र में वे वर्षों तक अन्य टीमों से मुठभेड़ किए बिना रह सकते थे, इसलिए अवसरवादियों द्वारा फायदा उठाए जाने की कोई चिंता नहीं थी। वांग यी लगभग पकड़े गए। यदि वह व्यक्ति जीवन दिव्य जैड के साथ विलय नहीं करता तो ये बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। जू चोंग ने पहले ही स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी को काफी नुकसान पहुंचाया था। यदि वांग यी विल शॉक के प्रति सतर्क नहीं होते तो उन्होंने बहुत पहले ही इस टूटी हुई व्यूह रचना को नष्ट कर दिया होता। कोई चिंता नहीं भाई चोंग, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जू शिन भी वांग ये की विस्फोटक दिव्य आत्मा शक्ति से सावधान था। यद्यपि उसकी दिव्य आत्मा रक्षा इतनी मजबूत थी कि वह इसका सामना कर सकती थी, लेकिन वह गंभीर चोटें नहीं झेलना चाहते थे जिससे बाद की लड़ाइयों पर असर पड़ सकता था। इस प्रकार धीरे धीरे अपनी तलवार से वांग ये को कुचलना सबसे अच्छा निर्णय था। कोंग शानलिंग का खात्मा भी बुरी खबर नहीं हो सकती। कम से कम उनका हिस्सा 30% से बढ़कर 50% हो सकता है। एक लड़ाई उन्हें शीर्ष 100 में भी पहुंचा सकती है। जू शिन ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि जीत उसकी मुट्ठी में है। जू चोंग की भयंकर आंखें भी चमक उठीं। उसकी काली युद्ध परशु इच्छाशक्ति से फूट रही थी। युद्ध कौशल जबरदस्त था। वांग यी को हारना तय था। गर्जन। अचानक उनके कानों के पास एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पर्वतीय क्षेत्र कांप रहा हो। जू चोंग और जू शिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। यह क्या है? वे इतने बदकिस्मत तो नहीं हो सकते, है न? एक प्राचीन मूल जानवर को सतर्क कर दिया है।
आकाश में अंधेरा छा गया और भयंकर गड़गड़ाहट हुई। एक अंतहीन आभा, मानो अनंत दिव्य पर्वत का स्वामी आ गया हो, दबाव अपार। शून्य में अचानक एक बहुत बड़ा थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। बिजली के सींग जैसे वज्र देवता का क्रोध, भयंकर दिव्य गड़गड़ाहट जोर से नीचे गिर रही है। विशाल सफेद ड्रैगन पंखों ने भूमि, आयामी स्पेस टाइम और अराजकता को कवर किया। सबसे अधिक आश्चर्यजनक था स्वर्ण ड्रैगन स्केल कवच, जो असाधारण रूप से मजबूत था तथा जिसमें भयानक दिव्य शक्ति निहित थी। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन। जू चोंग का दिल कांप उठा। पौराणिक प्राचीन मूल जानवर इस समय प्रकट होने के लिए, ये सचमुच बहुत बुरा भाग्य था। वे आसपास ही इसके अस्तित्व की खोज कर रहे थे तथा इसके स्थानिक खजाने को प्राप्त करने के अवसर की आशा कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला और अब वह इकाई स्वयं नीचे उतर आई है और उन पर हमला। ये सही नहीं है। सिर्फ थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ही नहीं, बूम बूम बूम, उन्हें चारों ओर से घेरते हुए असंख्य आदिम दिव्य पशु सम्राट, आदिम भयंकर पशु सम्राट अचानक बाईं और दाईं ओर उभर आए। जू चोंग और जू शिन के सिर कुछ क्षण के लिए मदहोशी की हालत में घूम गए। उन्होंने किसे उकसाया था? क्या आप अन्य टीमों द्वारा लाभ नहीं उठाए गए, बल्कि एक प्राचीन मूल जानवर के चंगुल में फंस गए? आपको मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बाहर क्यों आना है? जू चोंग शिकायतों से भरा हुआ था। जब वे वांग ये को पकड़ने ही वाले थे तो एक थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन अपने अधीनस्थों की भीड़ के साथ अप्रत्याशित रूप से उभरा, जिसने सीधे उनकी योजना को बिगाड़ दिया। क्या करें? जू चोंग और जू शिन ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या निर्णय लिया जाए। उनकी ताकत के कारण तत्काल भागने में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन वांग यी को मारने की कोशिश उन्हें दलदल में फंसा सकती है। अंत में वे बच निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, या वे युवानिकी के गंभीर नुकसान के साथ बच भी सकते हैं। संकोच करने का समय नहीं है। धमाका! वांग ये ने एक और विल शॉक लॉन्च किया। जू चोंग के ध्यान भटकने के क्षण में हमलों की एक लहर आ गई। स्वर्गीय चक्र ताइजी व्यूह ने शीघ्रता से गति बढ़ा दी, शेष शक्ति को उन्मुक्त कर दिया तथा जू चोंग को भारी रूप से दबा दिया। पागल आदमी! जू चोंग ने धीमे स्वर में शाप दिया। क्या अब भी आप उन्हें मारने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वह सचमुच इतना लापरवाह था? क्या उसने प्राचीन मूल जानवर को प्रकट होते नहीं देखा? वे मानव के दुश्मन थे, विनाश पर तुले हुए। एक बार उनका निशाना बन जाने पर कोई भी बच निकलने की आशा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जू चोंग गुस्से से भड़क उठा। इस बिंदु तक वे पहले से ही इसमें गहरे उतर चुके थे। कोंग शानलिंग के बाहर हो जाने के बाद उन्होंने और जू शिन ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। वांग यी को मारने में असफल होना इस यात्रा से कुछ भी हासिल न करने जैसा होगा, बल्कि कुल नुकसान होगा। वैसे भी प्राचीन मूल जानवर में अंधाधुंध मारक शक्ति थी और वांग यी के स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी की एक बड़ी रेंज थी, जिससे उस पर हमला होने की अधिक संभावना थी। उसके और जू शिन के पास अभी भी विस्फोटक शक्ति थी, जो निश्चित रूप से वांग यी को मौत के घाट उतार देगी और फिर भाग निकलेगी। घुरघुराहट! अचानक एक अशांत वायु प्रवाह प्रकट हुआ, जिसमें दुख और वीरता की भावना दोनों मिश्रित थी। हमले की शक्ति कोंग शानलिंग जितनी मजबूत है, विशेषकर भाले की नोक पर केंद्रित शक्ति, जो अद्वितीय शक्ति के साथ फूटती है। बंदूक प्रतिभाशाली! जू चोंग ने इसकी आशा नहीं की थी। गन जीनियस, जो बहुत पहले भाग गया था, वह कब वापस आया?